चमकते सूरज के सामने बादलों का एक बड़ा सा टुकड़ा आकर खड़ा हो गया था। तेज धूप उन बादलों के पीछे छुप गई थी और माहौल अचानक से बहुत खूबसूरत लगने लगा था। गुल के घर से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाती सड़क के किनारे पहुंची थी। मेन रोड को पार करके उसे दोबारा होटल आना था, वो भी अरील से पहले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस शख्स को इस बात का पता चले कि आज फिर वो बाहर निकली थी। सड़क किनारे रुककर उसने दाएं बाएं देखा। इंसान भी बड़ी अजीब चीज़ है। किस्मत के फैसलों को खुदा पर छोड़ देता है और कहता है कि अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, मगर फिर भी जब मौत का वक्त आता है, हत्ता कि जब सड़क पार करनी हो, तो दाएं बाएं ज़रूर देखता है। सड़क पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ सुस्त रवि से चल रही थीं। ये मालम जब्बा था जहाँ लोग तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के साथ भागते नहीं थे। यहाँ लोग धीरे धीरे रुक रुक कर उन बादलों के साथ, उन पहाड़ों के साथ साथ धीमे से चलते थे। सड़क पार करने से पहले उसने एक बार पीछे पलट कर देखा। वह उस घर को अंदर से देखने की हसरत दिल में लिए वापस लौट रही थी। नहीं, मैं आऊँगी वापस, ज़रूर वापस आऊँगी। अपनी नीली आंखों से उस घर की बैल्कनियों के साथ चिमटी बेलों को देखते वो अज़म से बोली थी। बेदहानी में वो वापस मुड़ने लगी जब निगाह सामने टेरेस पर ठहरी। वो पलटते पलटते वहीं रुकी, ज़रा सा गौर किया, वहाँ कोई था। उसने मज़ीद गौर किया। टेरेस की रेलिंग के साथ टेक लगाए वो कॉफ़ी का मग हाथ में लिए खड़ा था, ब्लैक हुडी पहने, जिसका हुड उसके सर पे था। शीन का दिल चाहा वो पलटे और वो उस आदमी का चेहरा देख सके, मगर वो सिर्फ उसकी एक साइड ही देख रही थी। वो शख्स थोड़ी देर बाद मग मुंह से लगाता, घूंट भरता और मग पीछे कर लेता। वो किसी से बात कर रहा था, मगर जिससे बात कर रहा था उसका चेहरा भी शीन को दिखाई नहीं दे रहा था। हवा का एक तेज़ झोंका शीन के पास से गुजरा। उसे लगा जैसे उस झोंके ने उसे कोई पैगाम दिया हो, जैसे उस झोंके ने कहा हो, शीन पलट जाओ, या शायद कहा हो कि यही तुम्हारी मंजिल है, या शायद नहीं नहीं, मैं ऐसे जज्बात में नहीं बह सकती। मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की अमानत। दिल हमेशा बागी होकर बहका देता है। सामने खड़ा लड़का पलटा था और उसी वक्त शीन ने भी चेहरा मोड़ लिया। हाँ, यही ठीक है। वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। अच्छी लड़कियाँ अगर बुरे रास्तों पर निकलने से पहले सोच लें तो वो हमेशा महफूज रहती हैं। उसकी धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं, सांस उखड़ रही थी और वो हाँप रही थी, जैसे मोहब्बत की कोई वही उतरी हो। मगर ये क्यों? यही अनदेखा शख्स क्यों? मैं अरील रहमान की बीवी हूँ, जो सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन, सबसे अमीर है। वो होटल के गेट के सामने रुकी थी, दिल पे हाथ रखते सांसें बहाल की, फिर अंदर दाखिल हुई। हंसला भाई, आज वो लड़की इस घर के अंदर तक आ गई थी। वो इस घर के अंदर दाखिल हो जाती अगर टाइगर। उसका खास आदमी कासिम रट्टू तोते की तरह उसे पूरी कहानी सुनाने लगा। जब हंजला ने गुस्से से सर उठाकर उसे तीखे तेवरों से घूरा, फिर चलते हुए टेरिस पर रखी उस शीशे की टेबल के पास रुका, कॉफ़ी का खाली मग उस टेबल पर रखा और रेलिंग के साथ तरतीब से रखे सोफे पर बैठा। टांग पे टांग चढ़ाते उसने एक हाथ सोफे की पुश्त पे रखा और दूसरा अपने घुटने पे। कासिम उसके सामने हाथ बांधे मुअद्दब खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है? ये बात मुझे नहीं पता। अब की बार उसके माथे के बल उतर चुके थे। उसने कासिम को बैठने का इशारा किया तो वह डरते हुए सामने रखी चेयर पर बैठ गया। हंसला को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका नौकर उसके बराबर बैठे, लेकिन ये 35 साला कासिम तो उसका बहुत खास आदमी था। सॉरी भाई, वह सर झुका कर रह गया। लेकिन अगली बार वो ये दहलीज़ पार करने की हिम्मत कभी नहीं करेगी। कासिम ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की तो हंसला ने एक बार फिर उसे गुस्से से देखा। अगर वो हंसला के दिल की दहलीज़ बिना इजाज़त के पार कर सकती है तो वो दुनिया की हर दहलीज़ पार करने की हिम्मत रखती है। तुम उसे रोक नहीं सकते, मगर एक बात याद रखना, अगर वो गलती से भी ये दहलीज़ पार करके हंसला के सामने आ गई तो अच्छा नहीं होगा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे हंसला नज़र तो आना चाहिए, मगर वो हंसला के सामने नहीं आनी चाहिए। अपनी बात मुकम्मल करते वो वहाँ से वॉकआउट कर गया था। अजीब आदमी है, उसे पसंद करता है, उसकी परवाह करता है, उसका ख्याल करता है, उस पर नज़र रखता है, मगर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता, ना उसे खुद के सामने आने की इजाज़त देता है। हंसला के रवैये को सोचते कासिम ने कंधे उचकाए और टेबल पर पड़ा खाली मग उठाया और चला गया। वो पूरी सांस के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। सामने बेड पर अरील चुत लेटा था। आहट पे अरील ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जो अरील को देखकर ठटक गई थी। उसे लगा उसे कमरे में ना पाकर वो ढूंढने निकलेगा, मगर वो तो बड़े आराम से बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था। वो खामोशी से आगे बढ़ी और सोफे पर बैठ के सैंडल उतारने लगी। अरील गहरी नज़रों से उसकी एक एक हरकत का जायज़ा ले रहा था, मगर वो खामोश था और शीन को उसकी खामोशी चुप रही थी। आखिर ये आदमी तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो काफ़ी लेट आई थी।
वो नीचे लॉन में कितनी ही देर बैठी रही थी, उसका दिल नहीं किया दोबारा उस बोरिंग कमरे में आने को। वो उलझने लगी। कहाँ गई थी तुम? आखिर वो पूछ बैठा। थैंक गॉड तुमने पूछ लिया। मैं तो टेंशन से बेहोश होने लगी थी कि आखिर तुम तफ्तीश क्यों नहीं कर रहे। अब की बार वो पुरसकून थी क्योंकि वो यकीनन अब उसे उल्टे सीधे जवाब देकर टालने वाली थी। मैंने पूछा तुम कहाँ थी? वह हनूज संजीदगी से पूछ रहा था। मैंने तुमसे कभी पूछा है तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो? वो तड़क कर बोली तो अरील को मज़ीद गुस्सा चढ़ा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो उठते हुए उसके सामने आकर खड़ा हुआ। सोफे पर बैठी शीन ने पलकें उठाकर उसे देखा। जो जेबों में हाथ डाले सरापा सवाल बना उसके सामने खड़ा था। ये आदमी ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो मैं बस पिंडी पॉइंट तक गई थी, बहुत बोर हो रही थी मैं अकेली। नहायत संजीदगी से दिए गए जवाब पर अरील का कहका बुलंद हुआ। शीन ने उसे घूरा जैसे पूछ रही हो इस बेतुके कहके का मकसद, क्योंकि अपनी तरफ से उसने बहुत अच्छा बहाना तराशा था। जिस चादर से उसने निकाब किया था अब वो उसको तह लगा रही थी। फिर उसने उसे वापस अपनी जगह रखने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर अरील के हंसने पर वो रुक कर उसे देखने लगी। आर यू सीरियस? नहीं मतलब तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? वो उसके सामने खड़ा पागलों की तरह हंस रहा था और वो खामोशी से उसे देख रही थी। एक तो वो पहली बार उसके सामने यूं हंस रहा था और दूसरा वो भी इतनी बेतुकी बात पे। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो आप पागलों की तरह हंसते जा रहे हैं? वो तहम्मुल से पूछ रही थी। उसने चादर वापस रख दी थी। अब वो अपना फ़ोन उठा रही थी जिसकी बैटरी ख़त्म होने को थी। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है? वो फिर हंसा। फिर वो उसके सामने बेड पे गिरा और सर झटका। आप मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते, बताए ना क्या गलत कहा मैंने? वो रोहानसी हो रही थी। अरील ने उसकी शक्ल देखी और फिर सीधा होकर बैठा। ये मालम जब्बा है और इस होटल से 314 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद, और तुम कह रही हो कि तुम पिंडी पॉइंट तक गई थी, वो भी पैदल, और वापस भी आई पैदल। तुम्हारे पाँव नहीं टूटे या तुम कोई खलाई मखलूक हो जो छू मंतर से पिंडी पॉइंट तक की सैर कराई? वो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाए जा रहा था और वो खामोश बैठी पछता रही थी। काश वो इतना बेढंग का बहाना तो ना बनाती, लेकिन फिर उसने कंधे उचकाए और चार्जर की तलाश में नजरें दौड़ाई। अच्छा बस करें, इतनी भी फ़नी बात नहीं है कि आपकी हंसी नहीं रुक रही। दिल में शर्मिंदगी के दौरे पड़ रहे थे, मगर शीन भी हो और अपनी गलती भी मान जाए। उसने साइड टेबल के दराज से चार्जर निकाला और प्लग में लगाने लगी। तुम एक चलता फिरता नमूना हो यार। तुम लोगों को वजह देती हो अपने ऊपर हंसने की। तुम हो ही ऐसी या फिर तुम बनने की कोशिश करती हो। मैं ऐसी ही हूँ और मुझे ऐसा ही रहना है। गुस्से से कहते वो अलमारी खोल कर कपड़े निकालने लगी। कल वो लोग निकलने वाले थे। अब की बार अरील ने कोई जवाब नहीं दिया था। दोनों खामोशी से काम करते जहनों को आज़ाद कर चुके थे और अब वो आज़ाद जहन जाने किन सोचों में भटकने लगे थे। शाम के साए उतर चुके थे। दिन भर के थके पंछी जाने कब के घरों को लौट चुके थे। दादो मगरिब की नमाज के बाद जहाँ नमाज पर बैठी मुख्तलिफ वज़ाइफ में मशगूल थीं। तिलजिस अपनी ड्राइंग बुक्स फैलाए ड्राइंग में मसरूफ़ थी। इस उम्र में भी वो तस्वीरों में ऐसे रंग भरती कि सामने वाला देखकर बिल्कुल यकीन न करे कि इस शाहकार मुसव्वरी का क्रेडिट किसी बच्ची को जाता है। गुले सहर नमाज मगरिब के बाद अब जल्दी जल्दी सहन में चारपाई बिछा रही थी और साथ ही अपने साथ होने वाले वाक़ये को सोच रही थी। ये जॉब उसकी मजबूरी ना होती तो वो ख्वाबों की शहजादी जाने कब की नुमान की आने पर लानत भेजकर घर बैठ चुकी होती। गुल, तिलजिस ने ख्यालों में खोई गुल को आवाज़ दी तो उसने चौंक कर तिलजिस को देखा। हाँ बोलो। भटकते जहन के साथ वो मतवज्जा हुई। 10 जुलाई को मेरे स्कूल में एक फ़ंक्शन है, बहुत बड़ा फ़ंक्शन। मुल्क भर के बड़े स्कूल्स के बच्चे टीचर्स अपनी अपनी पेंटिंग्स के साथ उस फंक्शन में आने वाले हैं। 8 जजेस हैं उस एग्जीबिशन के, जिनमें 2 लोग यूके से आएंगे। 300 पेंटिंग सेलेक्ट होंगी जो सारी मेरे जैसे बच्चों की होंगी, और इस एग्जीबिशन के विनर का इनाम 1 लाख होगा। हमारे स्कूल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एग्जीबिशन होगी ये। मगर वो बोलते बोलते चुप कर गई। गुल जो उसके पास बैठी तवज्जो से सुन रही थी, उसने पेंटिंग से निगाह उठाकर तिलजिस का मुरझाया चेहरा देखा। मगर क्या तिलजिस, मैं जानती हूँ तुमसे अच्छी पेंटिंग किसी की नहीं हो सकती। उसने दिलासा दिया। नहीं गुल, वहाँ आने वाले बच्चे महंगे स्कूल्स के बच्चे होंगे, उनकी प्रैक्टिस हमारे जैसी नहीं होगी। उनकी पेंटिंग्स के मुकाबले में हम जैसे बच्चे तो सोच भी नहीं सकते। हमारी ये पुरानी पेंसिलें और उनकी इम्पोर्टेड कलर मार्कर्स। मुझे एग्जीबिशन विन करनी है, पैसों के लिए नहीं, अपने शौक़ के लिए, अपने जुनून के लिए। तिलजिस ने हसरत से जामनी फलक पर निकलने वाले पहले सितारे को देखा। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? तिलजिस, तुम्हारी पेंटिंग के अंदर जान होनी चाहिए। ये कलर्स नहीं डालते जान, ये हाथ। गुल ने उसके छोटे छोटे हाथ थामे। ये हाथ करते हैं कमाल। गुल ने उसके हाथों को दबाकर अपने साथ का एहसास दिलाया। लेकिन गुल, मेरे पास कोई आइडिया भी तो नहीं, कैसी पेंटिंग बनाऊं, किसी मंजर की, किसी ख्वाब की, अपने ख्वाब नगर की। गुल ने उसकी बात काटी तो तिलजिस ने उलझ कर माँ को देखा।
तुम अक्सर मुझसे कहती हो ना, मेरा घर ऐसा हो जिसमें मैं शहजादियों की तरह रहूं। तुम अपने ख्वाब को अपनी पेंटिंग में डाल दो। गुल ने तिलजिस की आंखों में उतर आने वाली चमक देखी। गुड आइडिया गुल, थैंक यू, लव यू प्यारी माँ। उसने गुल के गले में बाजू डालते उसके गाल पे बोसा दिया। अच्छा बस ड्रामे बंद करो और काम पे फोकस करो, 10 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है। गुल वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। जानती हूँ गुल, तिलजिस अपने मकसद से गाफिल नहीं होती। उसने पेंसिल उठाते धीमी मुस्कान के साथ जर्द बल्ब की रोशनी में एक लंबी लकीर खींची थी। ईशा की नमाज पढ़ते गुल ने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाए। जब निगाह तिलजिस पे पड़ी, वो अपनी पेंटिंग के ऊपर ही औंधे मुंह सोई पड़ी थी। कलम उसके नन्हे हाथ में सख्ती से दबोचा गया था, जो इस बात का गवाह था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कलम हमेशा उसके दिल के करीब रहेगा। वो उसको कभी नहीं छोड़ेगी। गुल धीरे से मुस्कुराई, ये लड़की भी ना। मुंह पे हाथ फेरते वो उठ खड़ी हुई। तिलजिस के करीब आते कलम उसके हाथ से लिया और उसे उठा के चारपाई पे लेटाने लगी। तिलजिस ने कसलमंदी से आंखें खोलकर उसे देखा। तिलजिस, ठीक से सो जाओ, गुल ने उसे कहा, मगर तिलजिस सोने की बजाय उठ बैठी। गुल, मैंने तो ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। दादो कहती हैं कामयाबी नमाज में है। अगर मैंने नमाज छोड़ दी तो कामयाब कैसे बनूंगी? गुल लाजवाब सी हो गई। मैं भी पढ़ लेती हूँ। वो उठ गई थी। गुल ने मुस्कुरा कर उसे देखा। तेरी माँ ने तुझे बड़ा घर चाहे ना दिया हो, तेरे चाह ना पूरे किए हों, मगर तेरी माँ ने तुझे बेनमाजी नहीं बनाया। तेरी माँ ने तुझे नमाज दी है और यह हर किसी को नहीं मिलती। तिलजिस उठकर उसे पीछे आते वो उसको वज़ू करवाने लगी। गुल, मुझे 10 जुलाई के फंक्शन के लिए नए कपड़े भी चाहिए। वज़ू करने के बाद वो चलते हुए बरामदे की तरफ आ रही थी। कपड़ों का क्या होता है तिलजिस, कपड़े तो कोई भी पहने जा सकते हैं। गुल ने जाए नमाज बिछाई थी। नहीं गुल, मैं वहाँ मौजूद लोगों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहती। कोई मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाकर मुझे आगे पढ़ने से नहीं रोक सकता। ओके मेरी माँ, अब नमाज तो पढ़ लो पहले, गुल ने हार मानते कहा। गुल कई लम्हे साकित बैठी तिलजिस की पेंटिंग को देखती रही थी। वो मुकम्मल नहीं हुई थी, मगर उसके अधूरेपन में भी सब कुछ मुकम्मल सा था। वैसे तो मेरी बेटी की पेंटिंग सिलेक्ट हो जानी चाहिए, मगर तिलजिस ठीक ही तो कह रही थी। कहाँ ये घिसे पिटे उड़े रंग और कहाँ वो इम्पोर्टेड कलर मार्कर। गुल ने बेदिली से पेंटिंग वापस रखी और जाकर चारपाई पे लेट गई। सर्दियाँ ख़त्म हो रही थीं, पहाड़ों से बर्फ़ पिघल गई थी और अब ये तारकोल की सड़क ज़रा सी धूप पर तप गई थी और इस सड़क पे वो दोनों तेज़ चल रही थीं। साथ में गुल बुड़बुड़ा भी रही थी। तुम्हारे नखरे ख़त्म क्यों नहीं होते तिलजिस? तुमने हर 2 महीने बाद शॉपिंग करनी होती है और ऊपर से तुम्हें कुछ पसंद भी नहीं आता। गुल उकताई हुई थी। गुल, तिलजिस सड़क के दरमियान धरना देकर खड़ी हो गई। अब क्या है? गुल ने रुक कर उसे देखा। मुझे जीन्स खरीदनी थी। मेरे स्कूल में फ़ंक्शन है और सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहन कर आती हैं और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मैं बोर हो गई हूँ अपने ये फुल स्लीव्स और लंबी स्कर्ट से। ऊपर से तुम अब गले में स्कार्फ डाल देती हो। उसकी घंटा भर की रट अभी भी जारी थी। गुल का दिल चाहा वहाँ भरे बाजार में एक जोर का चांटा उसे लगाए, ताकि हर बेटी बागी होने से पहले सोच ले कि यह चांटा उसी के लिए है। मगर वो रुक गई। उसे कुछ याद आया। गुल, तुम तिलजिस को डांटा मत करो। देखो, अगर अंडे को बाहर से तोड़ा जाए तो ज़िंदगी दम तोड़ देती है, और अगर अंडा खुद अंदर से टूट जाए तो ज़िंदगी जन्म लेती है। इसका मतलब समझती हो ना? इसका मतलब है मस्बत तब्दीली अंदर से जन्म लेती है। अपने बच्चों को अपने अमल के ज़रिए तालीम दें। ज़बरदस्ती और सख्ती से दी गई तरबियत सिर्फ़ और सिर्फ बनावटी अखलाकियात को जन्म देती है। उससे हासिल कुछ नहीं होता। अगर तरबियत के वक्त सोच लिया जाए कि मेरा मकसद बच्चे की ज़िंदगी संवारना है, ना कि उस पर ज़बरदस्ती अपनी सोच मुसल्लत करना, तो बहुत से मसाइल बगैर किसी रुकावट के हल हो सकते हैं। तुम्हें डर है तिलजिस बागी ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, इसलिए तुम उस पर सख्ती करती हो। तुम्हारा ये रवैया उसे बिगाड़ देगा गुल। दादो की बात को सोचते गुल ने गहरा सांस लिया और फिर तिलजिस का चेहरा अपने हाथों में लिया और मुस्कुराई। मेरे साथ आओ। उसका हाथ पकड़ा और वो एक आइसक्रीम कॉर्नर के पास रुकी और 2 कोन लेकर तिलजिस के साथ एक करीबी चेयर पर बैठते एक कोन तिलजिस को पकड़ाई। तिलजिस, तुम्हें पता है मोमिन कौन होता है? उसने सोच लिया था कि अब तिलजिस को कैसे समझाना है। मोमिन भी तो हमारी तरह मुसलमान है ना, जो कलमा पढ़ते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं। उस सवाल पर तिलजिस उलझी। नहीं तिलजिस, हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता। मुसलमान अल्लाह को मानता है, लेकिन मोमिन अल्लाह की मानता है। मोमिन वो होता है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। मोमिन का किरदार उसका अक्स होता है, और मोमिन वो होता है जिसको बताना ना पड़े कि वो मोमिन है। उसको देखकर उसका लिबास, उसकी आँखें, उसके लब, उसकी हया उसके मोमिन होने की गवाही दें। यहाँ तुम अगर किसी लड़की को देखो जो बेपर्दा टी शर्ट और जीन्स में हो, तो 1 मिनट के लिए तुम्हारे जहन में ये सवाल नहीं उठेगा कि क्या ये लड़की मुसलमान है? ठीक है, तुम उतार दो ये स्कार्फ, तुम मत पहनो ऐसे कपड़े, तुम जो चाहे करो, लेकिन तिलजिस, ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है।
ये तुम्हारा वो हथियार है जो तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ से बचाएगा। वहाँ उस फंक्शन में बहुत से लोग होंगे, बहुत मॉडर्न, बहुत सारी लड़कियाँ बाल खोले होंगी जीन्स में, मगर तुम्हारा ये हिजाब तुम्हें सबसे अलग दिखाएगा, सबसे प्यारा। तुम गुल की अच्छी बेटी नहीं हो। अगर ये हिजाब तुम हमेशा पहने रखोगी तो तुम एक मोमिन की बेटी लगोगी, तुम गुल की अच्छी बेटी लगोगी। मगर शर्त यह है कि तुम्हें यह दिल से ओढ़ना होगा, गुल की ज़बरदस्ती पे नहीं। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अगर तुम इसे पहनोगी, तुम अच्छा और मुकम्मल लिबास पहनोगी, तो तुम अल्लाह को प्यारी लगोगी। तुम चाहती हो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो। हाँ, मैं तो गुल की अच्छी बेटी हूँ ना, और अच्छी बेटियाँ ज़िद नहीं करती, मैं भी नहीं करूँगी। और हाँ, अगर मैं अल्लाह को अच्छी नहीं लगूंगी तो वो मुझसे खुश नहीं होगा, और मैं तो अल्लाह को खुश करने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। वो मुस्कुराई। वो दोनों अब आइसक्रीम ख़त्म करके उठ गई थीं। दिलजिस, मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिए थे ना, वो मुझे दे दो, आइसक्रीम वाले को देने हैं। कुछ देर बैग में टटोलने के बाद गुल ने दिलजिस से पूछा। वो तो मैंने दे दिए, दिलजिस मासूमियत से बोली। किसको दिए? गुल को झटका लगा। वहाँ शॉप के बाहर एक औरत और एक बच्ची थी, कह रही थी वो 2 दिन से भूखी हैं और मैंने उनको दे दिए। मैंने अच्छा किया ना गुल? दिलजिस खुशी से बोली। अब वो हाथ में पकड़ी कौन के किनारों को चाट रही थी जब गुल ने रोहानसी होते हुए उसे देखा। वट? दिलजिस, तुमने पूरे 1000 रुपये उनको दे दिए? हमारे अगले 4 दिन उस 1000 से निकल जाने थे। गुल को रोना आ रहा था। लेकिन गुल, वो भूखी थी और तुम तो कहती हो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। उसे समझ नहीं आ रही थी गुल को क्या हो गया, भला उसे क्या खबर कि ये गुल की 2 एपिसोड्स के बदले उस नुमान ने उसे सिर्फ 1000 रुपया दिया था, हालांकि वो उससे कहीं ज़्यादा की हकदार थी। हाँ तो तुम मुझे बताती, मैं 100-200 दे देती। तुम्हें पैसों की कदर क्यों नहीं है दिलजिस? गुल का चेहरा गुस्से से तिमतिमाने लगा और दिलजिस के हाथ में पकड़ी कौन ज़रा ज़रा सी पिघलने लगी थी। गुल, दादो कहती हैं जज्बात और इंसानियत पैसों से कहीं ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वो 2 दिन से भूखी थी और हम यहाँ आइसक्रीम खा रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे। वो अपने दिफा के लिए लड़ रही थी। वो साबित करना चाहती थी कि उसकी तरबियत बहुत अच्छे से की गई है। उसके बहुत सारे ख्वाब हैं, लेकिन वो अपने ख्वाबों को अपनी तरबियत के पीछे रखती है। उसे पैसों की कदर है, लेकिन उसे इंसानों की कदर ज़्यादा है। तो मेहनत करे ना दिलजिस, किसी के सामने हाथ फैलाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है बंदा मेहनत करे, वरना मर जाए। हम भी तो मेहनत करते हैं, खुद को देखो। तुम इस उम्र में रातों को जाग जाग कर पेंटिंग बनाती हो और बेचती हो। कितने मिलते हैं तुम्हें उससे? कभी 100, कभी 200, कभी 400। मैं रातों को जाग कर कभी दिन को बिना रुके लिखती हूँ। तुम्हें पता है मेरे हाथ टूट जाते हैं और मेरे बाजुओं की कोहनियों में कितना शदीद दर्द होता है। और दादों को देखो, वो इस उम्र में भी स्वेटर और टोपियाँ बुनती हैं। उनके हाथों के पोरों में सुइयाँ चुप चुप कर जख्मी हो गए हैं, मगर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, लगे रहते हैं। और जिनको तुम मुफ्त में 1000 रुपये देकर आई हो, वो अभी एक तरफ जाकर अच्छा सा खाना खाएंगे और बच जाने वाले पैसों से नशा खरीदेंगे। गुल को 1000 रुपये ज़ाया हो जाने का शदीद दुख हो रहा था। कौन तो जाने कब की उस बेतवज्जी में पिघल कर नीचे गिर चुकी थी। आई एम सॉरी गुल, अल्लाह पाक तो नीयत देखते हैं ना, और मेरी नीयत अच्छी थी। मैं बस चाहती हूँ उनका भूखा पेट भर जाए। दिलजिस रूहानसी हुई। मुंह मोड़े बैठी गुल ने नज़र उठाकर दिलजिस को देखा और फिर उसका उतरा चेहरा देखकर उसे अपने सीने से लगाया। अल्लाह तुम्हें अजर दे, आमीन। चलो चलते हैं। वो दोनों उठ खड़ी हुई थीं। बैग के किसी कोने से 50 का नोट निकल आया था, जो गुल ने आइसक्रीम वाले को पकड़ाया। सूरज की रोशनी फैलते ही उसने अपने थके टूटे वजूद को समेटा। एक नज़र सोए दिलजिस पे डाली, फिर नाश्ता बनाने किचन की तरफ चली गई। अपना और दादो का नाश्ता बनाया और फिर दादो के साथ नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए तैयार होते घर से निकल गई। फुटपाथ पे तेज़ तेज़ कदम उठाते वो गहरी सोचों में डूबी थी। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने कल दिलजिस को इतनी बुरी तरह डांटा कि वो बेचारी शॉपिंग की खुशी से ज़्यादा वो 1000 रुपया गंवाने पर अफसरदा हो गई थी। कल रात वो उससे कह रही थी, देखना गुल, इस बार मैं बहुत मेहनत करूँगी। इस बार मेरी पेंटिंग को 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों मिलेंगे। समझ ही नहीं आती कि ये बेटियां कब इतनी बड़ी हो जाती हैं, कब इतनी समझदार हो जाती हैं कि अपनी ख्वाहिशात छोड़कर जिम्मेदारियां पूरी करने लग जाती हैं। बेख्याली में ही वो सारे मोड़ मोड़ते गई थी और उस वक्त वो उस छोटे से ऑफिस के सामने खड़ी थी। अब ये आदमी पता नहीं क्या करने वाला था। बाज़ दफ़ा हमारी मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि हमें उसके लिए जहर भी पीना पड़ता है, और ये नुमान क्यानी उसके लिए किसी जहर से कम नहीं था। उसने डरते डरते ऑफिस में कदम रखा। ऑफिस में मामूल के मुताबिक चहल पहल थी। अपने अपने कैबिन में बैठे लोग अपने काम में मसरूफ़ थे। उसने शीशे के उस पार देखा। हमेशा की तरह वह हैंडसम शैतान अपनी कुर्सी पर विराजमान था। पागल हैं वो लड़कियां जो तुर्किश हीरोज़ पे मरती हैं। पाकिस्तान में तो विलन भी तुर्किश हीरो से 10 गुना डैशिंग और हैंडसम होते हैं। खुद से हम कलाम होते उसने एक बार फिर सामने देखा। आज ना तो नुमान कियानी ने उसकी तरफ देखा था, ना मुस्कुराया था,
बल्कि वो अपने काम में मसरूफ़ रहा। गुल ने सुकून का सांस लिया और खामोशी से आगे बढ़ने लगी। जब एक पुरकशिश नकूश वाली लड़की उससे मुखातिब हुई। उसके बाल रेड थे जिनका उसने जूड़ा बना रखा था, कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने, गले में हल्का सा नेकलेस, ब्लू जीन्स के साथ रेड टॉप पहने। वो यकीनन नुमान की सेक्रेटरी होगी। मैम, ये आपका कैबिन है। उसने सामने की टेबल की तरफ इशारा किया। यहाँ बैठकर आप अपना काम कर सकती हैं और किसी भी काम के लिए आप मुझसे कह सकती हैं। आप सर को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, ये सर का ऑर्डर है। पेशावराना लहजे में कहते वो चली गई। गुल ने फिर शीशे के उस पार देखा। मुझे क्या पड़ी है उस आदमी के मुंह लगकर अपना दिन खराब करूं। फिर उसने अपने कैबिन की तरफ कदम बढ़ाए। लकड़ी की ये छोटी सी खूबसूरत टेबल थी जिस पे एक अदद लैपटॉप पड़ा था। एक कोने में सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता जिनमें ताज़ा फूल रखे गए थे। उसने हाथ बढ़ाकर फूलों को छुआ और मुस्कुराई। एक ग्लास में ढेर सारे पेन पेंसिल्स रखी थी जिनको देखकर गुल हंसी। ग्लास में पेन रखे हुए। गुल के मुताबिक ये बहुत अजीब बात थी। उसे क्या खबर कि नुमान कियानी ने ये खास तौर पर चाइना से मंगवाए थे। वो कुर्सी पर बैठी और एक नज़र फिर शीशे की खिड़की के उस पार देखा जहाँ वो आदमी लाताल्लुक सा बैठा, गोया उसे दुश्मन के आने की खबर ही ना हो। मगर ये गुल की भूल थी। वो तो दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों की खबर रखता था। गुल ने सर झटका और पेन उठाते लिखना शुरू किया और लिखते हुए वो इतनी मसरूफ़ हो गई कि उसे इर्द गिर्द की कोई होश न रही। मुसलसल लिखते उसके हाथ टूटने लगे तो उसे अचानक होश आया। उसने सर उठाकर देखा। एक भरपूर अंगड़ाई लेते उसने पुश्त कुर्सी से टकराई। ऐसा लगा जैसे नींद से जागी हो, और जैसे ही वो अपनी जगह से उठने लगी उसकी ज़ोरदार चीख निकली और वह दोबारा कुर्सी पर गिरी। घर से वह बालों को हल्के जोड़े की शक्ल देकर निकली थी। दुपट्टा भी अच्छी तरह लपेट रखा था, लेकिन काम के दौरान उसे किसी चीज़ की होश नहीं थी। और शिफॉन का दुपट्टा कब उसके सर से फिसला और उसके खूबसूरत बाल पूरी कमर पर बिखर गए। घुंघराले सुनहरी बाल जिन पर किसी की नज़र नहीं पड़ने देती थी। उसके खूबसूरत बालों का हशर नशर हो चुका था। आखिर उस आदमी ने अपनी औकात दिखाई थी, क्योंकि जिस कुर्सी पर वो बैठी थी उसके पुश्त पर उस आदमी ने ढेर सारी च्युइंगम चिपका रखी थी। इसीलिए तो वो इतना चुप बैठा था। वो च्युइंगम उसके बालों से बुरी तरह चिपक चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। आज तो उस आदमी ने हद ही कर दी थी। किस पत्थर दिल इंसान ने किया ये। देखो कितने खूबसूरत बाल थे। बेचारी के साथ अच्छा नहीं किया किसी ने। वो वहशी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो उठी, अपने गिर्द अच्छे से दुपट्टा लपेटा और रोते हुए वहाँ से निकल गई। दादों की बहादुर गुल पूरी दुनिया तो क्या इस दुनिया के एक शख्स का मुकाबला नहीं कर सकी थी। वो उसे हर रोज़ एक नए तरीके से सबके सामने जलील करता था और दादो कहती थी, गुल करने दो उसे, जो वो करता है। एक दिन वो तुम्हारी कमज़ोरी के सामने खुद ही कमज़ोर पड़ जाएगा। जिस फुटपाथ पर वो उदास दिल के साथ आई थी उसी फुटपाथ पर वो रोते हुए उल्टे कदमों वापस जा रही थी। ये दुनिया उसके लिए थी ही नहीं। वो दो पहाड़ थे, मजबूत, ऊंचे, सुनहरी, सोने जैसे। उनके दरमियान बहती झील जिसके पानी का रंग भी सुनहरी था, जैसे पिघला हुआ सोना बहता जा रहा हो। पुरसकून उस झील के किनारे लगे वो छोटे बड़े दरख्त जो झुककर उस झील के पानी को बोसे दिए जा रहे थे। एक तरफ उस सुनहरे पानी में दो सफ़ेद बगले टहल रहे थे। कभी सर झुकाकर पानी में अपना अक्स टेकते, कभी सर उठाकर सामने पिलर से टेक लगाए उस लड़की को जिसके बाल सुनहरी थे, उस पानी जैसे जिसकी आंखों में उन पहाड़ों जैसी चमक थी। उसके हाथ में पकड़ा कलम भी सोने का था। वो सामने देख रही थी, सामने उस पहाड़ की चोटी पे जहाँ स्याह फलक पर एक सितारा चमक रहा था। चांद की चांदनी उन पहाड़ों, दरख्तों और उस पानी पर पड़कर उस माहौल को ख्वाब नगर बना रही थी। उस लड़की की आंखें दीनज़दा, बोझल और थकी हुई सी थीं। जिस पिलर के साथ उसने टेक लगा रखी थी वो पिलर इंतहाई हसीन था, जिसकी बुनियाद से फूटती बेलें ऊपर जाकर फिर नीचे झुक रही थीं और उन बेलों के फूल रंग बिरंगे, ताज़ा और हसीन थे। उस सारे माहौल में सिर्फ एक बात अजीब थी। वो बच्ची जिसके चेहरे पर कीचड़ लगा था, जिसके सुनहरी बाल उलझे बिखरे थे, जिसके कपड़े फटे पुराने थे, जो उदास थी पता नहीं क्यों, जैसे रूठी हुई कोई शहजादी। उसके सफ़ेद पैर उस सुनहरे पानी में रखे पत्थर पर पड़े थे। उसका ध्यान वो नन्ही चिड़ियाँ भटका रही थीं, सफ़ेद, नीली, काली, पीली, छोटी छोटी, लंबी चूंचों वाली चिड़ियाँ जो एक टोली की सूरत उसके पास आती और फिर उसके पास बैठते शोर मचाती, कुछ कहती और फिर से उड़ जाती। सिर्फ एक सफ़ेद तितली थी जो उसके सुनहरी कलम पर फिदा हुए जा रही थी। कभी उसके हाथ चूमती, फिर बेल में लगे फूलों के गिर्द मंडलाने लगती। वो नन्ही शहजादी इतनी उदास क्यों थी, जैसे उसका कुछ खो गया हो या जैसे उसे कुछ मिल ना रहा हो, जैसे उसके ख्वाब उन नीली आंखों में कैद होकर रह गए हों। तिलजिस, 10 जुलाई तुम्हारे ख्वाब पूरे होने का दिन। तिलजिस, आ गया 10 जुलाई तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर लेकर। उसके सोए जहन ने गुल की खुशी से चहचहाती आवाज़ सुनी। ख्वाब। वो उठ बैठी। उसके सामने गुल खड़ी थी, मगर उसके जहन में सब गड़बड़ हो गया था। उसने सर हाथों में थामा। क्या हुआ तिलजिस? मुस्कुराती गुल ने परेशान होकर तिलजिस से पूछा।
गुल, मैं इतनी उदास क्यों थी? गुल, मैं तो वहाँ। उसे ख्वाब याद आया। गुल उसके पास बैठी, फिर मुस्कुराई। दिलजिस, अक्सर हम जब ज़्यादा काम करते हैं ना, तो हमारा जहन इस काम के बोझ से थक कर कुछ देर के लिए सो जाता है, और जब जब हम उससे बेदार होते हैं तो हमें सोने से पहले जो हुआ हो वो याद नहीं रहता। और तुम्हें भी नहीं याद कि रात को तुमने क्या कमाल पेंटिंग बनाई थी, और फिर तुम सो गई। तुम्हें कुछ याद नहीं तुमने क्या बनाया, याद है? दिलजिस ने उससे मुस्कुराकर पूछा। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी पेंटिंग मुकम्मल हो गई दिलजिस। प्राउड ऑफ़ यू मेरी जान, आई लव यू। गुल ने उसका माथा चूमा। लेकिन मुझे दिखाओ तो गुल, मैं रात को बहुत परेशान थी, मुझसे मुकम्मल नहीं हो रही थी। आज फाइनल डे था और मेरा दिमाग बंद हो चुका था, फिर मेरी आंख लग गई तो मैं सो गई। वो पेंटिंग कैसे मुकम्मल हुई गुल? वो उलझ रही थी। तो वो ऐसे कि वो पेंटिंग मेरी सोई हुई दिलजिस ने बनाई। गुल ने उसके बाल संवारे। गुल, कैसे? सोकर कौन बना सकता है? दिलजिस हैदर अली, दुनिया में 100 में से कोई एक इंसान ऐसा होता है जो अपने काम को पूरा करने के लिए सो जाता है। फिर वो काम वो अपने ख्वाब में पूरा करता है। मतलब उसे लग रहा होता है कि वो सो रहा है, मगर वो सो नहीं रहा होता। बस उसके इर्द गिर्द की दुनिया चुप हो जाती है और वो अपने ख्वाब नगर में चला जाता है। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। मुझे पेंटिंग देखनी है गुल, वो दिलचस्पी से बोली। आज से पहले उसने ऐसी कहानी भी नहीं सुनी थी। उससे ये अजीब बात भी लगी और दिलचस्प भी। नहीं, ऐसे नहीं। ये पेंटिंग तुम स्कूल में उन सब लोगों के सामने देखोगी। आज तुम भी अपनी जज बनोगी कि तुम कौन हो। चलो उठो, जल्दी करो। गुल ने उसे उठाया और तेज़ तेज़ हाथ चलाने लगी। दिलजिस ने नज़र बचाकर पेंटिंग देखना चाही, मगर उसकी माँ ने वो पेंटिंग अच्छे से पैक कर दी थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? जब हमें कुछ याद ना आ रहा हो तो जहन पे जोर डालते बहुत तकलीफ़ होती है, मगर वो पुरसकून भी थी। गुल ने उसे गुड साइन दिया था। उठ जाओ दिलजिस, टाइम नहीं है। टेबल पे नाश्ता रखते गुल ने फिर उसे पुकारा तो वो भाग खड़ी हुई। भटकते जहन के साथ दिलजिस ने मुंह पर चंद छींटे मारे। उसकी आंखें पूरी तरह खुली। नल की ऊंची दीवार पर बैठा कौवा काएं काएं करके उसका सर खाए जा रहा था। उफ, एक तुम तो चुप करो यार, पहले ही मेरा दिमाग घूमा जा रहा है। जहन में छड़ी जंग से तंग आकर दिलजिस ने उस कौवे से उलझ पड़ी, जो डर कर उड़ गया। तो दिलजिस ने भी अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, अलमारी से अपने नए कपड़े निकाल कर बेड पर रखे और अब तैयार होने बैठ गई। दिलजिस, नाश्ता नहीं करना क्या? गुल ने एक बार फिर उसे पुकारा। गुल, यहाँ मेरी हालत ख़राब हुए जा रही है, आपको नाश्ते की पड़ी है। दादो समझाए ना गुल को कि आज कितना बड़ा फंक्शन है और इस फंक्शन में सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद मैं ही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं। पैरों में पिंक सैंडल्स पहनते वो अब गुल और दादो के सामने खड़ी थी। उन दोनों ने उसे इतना संजीदा देखकर हंसना शुरू किया और दिलजिस ने मज़ीद गाल फुलाए। तुम्हें किस बात का डर है दिलजिस? गुल ने बस ऐसे ही नवाला मुँह में रखते पूछा। गुल के ख्वाबों के टूट जाने का। दिलजिस के जवाब पर मुँह में रखा नवाला गुल निकल ना पाई। हाँ गुल, मैं जानती हूँ आपकी आंखें मेरे ख्वाब बुनती हैं, और अगर मेरे ख्वाब टूटे तो गुल की आंखें ज़ख्मी हो जाएंगी। वो वाकई बहुत बड़ी हो गई थी। वो वाकई कोई आम बच्ची नहीं थी। अच्छा गुल, अब ये स्लो मोशन में देखना बंद करो, जल्दी करो, हमें निकलना है। तेज़ तेज़ बोलते दिलजिस बाहर निकलने लगी। लेकिन दिलजिस, नाश्ता, दादो ने कहा। वापस आकर खूब खाएंगे दादो, अभी बहुत लेट हो रहा है। गुल भी उसके पीछे उठकर आई, जो ऐसे भाग रही थी जैसे मंजिल बस 2 कदम पे है, जैसे वो जीत ही चुकी है। मंजिल करीब हो तो कदम खुद ब खुद तेज़ हो जाते हैं। सफ़ेद और ग्रीन रंग की ऊंची इमारत, जिसके ऊपर इंतहाई खूबसूरत अल्फाज लिखे थे। सफ़ेद रंग से वाज़े अल्फाज में बड़ा सा ड्रीमलैंड गर्ल्स हाई स्कूल, और नीचे ग्रीन रंग में लिखा था, आपके ख्वाबों की सरजमीन। यहाँ आपका हर वो ख्वाब पूरा होता है जो आप अपने ख्वाब का में बुनते हैं। कभी बंद, कभी खुली आंखों से ख्वाब आप लेकर आएँ, पूरे हम करेंगे। उस इमारत के सामने खड़ी वो माँ बेटी उन अल्फाज में डूब कर रह गई। कितनी जद्दोजहद की थी गुल ने दिलजिस का उस स्कूल में दाखिला करवाने के लिए। फ़िक्र न करो दिलजिस, तुम जिस जगह खड़ी हो वहाँ ख्वाब टूटा नहीं करते। गुल ने दिलजिस को हौसला दिया था। फिर उन दोनों ने कदम आगे बढ़ाए। उस बड़े से स्कूल में वो बड़ा सा हॉल उस वक्त लोगों से भरा पड़ा था। अच्छे बुरे मुख्तलिफ बोलियाँ बोलते तरह तरह के लोग पुरजोश आंखों में ख्वाब लिए, लेकिन ख्वाब तो सिर्फ कुछ ही लोगों की आंखों में थे। बाकी की आंखों में तो गुरूर था, अपनी अमीरी का, ऊंची शान का, अच्छे कपड़ों का। यूँ लगता था पूरा पाकिस्तान उस एग्जीबिशन में चला आया हो। इंतहाई खूबसूरत डेकोरेशन, एक बड़ा सा स्टेज सजा था, माइक लगे थे, तमाम लोग अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। पर्दा हटा और एक एक करके पेंटिंग सामने आने लगी। बड़ी बड़ी अच्छी खूबसूरत शानदार पेंटिंग्स। लोग आंखें खोले हैरत ज़दा बैठे थे, और उन सबको देखते दिलजिस की सांस रुकने लगी। उसने गुल का हाथ जोर से पकड़ा। तमाम पेंटिंग्स दिखा दी गईं। जजेस आपस में फैसला करने लगे। लोगों का तजस्सुस बढ़ने लगा। आखिर कौन जीतेगा? आज कौन सी पेंटिंग ले जाएगी बाजी?
हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। आवाज़ें आना बंद हो गई। लोगों ने सांसें तक रोक लीं। बैकग्राउंड में एक धीमा खौफनाक म्यूज़िक बजने लगा और लोगों का दिल उस म्यूज़िक के साथ बैठने लगा। सारी लाइट्स बंद हो गईं। हेलो एवरीवन, स्टेज से आवाज़ उभरी, भारी मर्दाना आवाज़। क्या आप पुरजोश हैं या आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं? क्या आपको अपने ख्वाबों पे पूरा यकीन है या आपको खुद पे ज़्यादा यकीन है? क्या आपको लगता है कि यहाँ अभी 2 मिनट्स बाद आप ही जीतने वाले हैं? गुल, मेरी पेंटिंग कौन सी थी? क्योंकि जो मैंने सोचा था और जो मैंने शुरू की थी, यहाँ वैसी कोई पेंटिंग नहीं थी। तिलजिस ने गुल के कान में धीरे से कहा, यहाँ जो पेंटिंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी वो तुम्हारी थी। गुल ने पूरे यकीन से कहा। गुल, यहाँ एक से बढ़कर एक थी। मेरी कौन सी थी? वो अब चिढ़ने लगी। तिलजिस, चुप करके बैठो, मज़ा ख़राब नहीं करो। गुल उसे डांटते वापस स्टेज की तरफ देखने लगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ तकरीबन 300 पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कोई एक लकी पेंटिंग चूज़ करनी थी। सीरियसली, हमारे जजेस बहुत परेशान हो चुके हैं। फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल है, मगर फिर भी खूब गौर व फिक्र के बाद वो किसी फ़ैसले पे पहुँचे हैं कि कौन सी पेंटिंग इस जीत की हकदार है। माइक से आती आवाज़ कुछ देर को बंद हो गई थी। बैकग्राउंड में बजता म्यूज़िक तेज़ हो गया था। शायद अब विनर की पेंटिंग स्क्रीन पर दिखाई जानी थी। सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर, जिस पर कुछ देर पहले सारी पेंटिंग्स दिखाई गई थीं, लेकिन अब लोग उकताने लगे थे। आखिर इतनी देर क्यों? जजेस अपना फ़ैसला सुना क्यों नहीं रहे थे? अचानक सारी बत्तियां बुझ गईं। जगमगाता हॉल मुकम्मल तारीकी में डूब गया और स्क्रीन रोशन हुई। स्क्रीन पर एक पेंटिंग नज़र आने लगी, लेकिन लोग अभी तक खामोश थे, जैसे यकीन ना आया हो कि वाकई ये पेंटिंग चुनी गई है। अब चेमोगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं। गुल के मुंह से खुशी के मारे चीख निकली तो तिलजिस ने हैरत से उसे देखा। फिर उसे अपना ख्वाब थोड़ा थोड़ा याद आया। ख्वाब में वो बच्ची गंदे कपड़ों, उलझे सुनहरी बालों के साथ उदास बैठी थी, मगर यहाँ सब कुछ वैसा ही था। बस वो बच्ची उदास नहीं थी, उसके कीचड़ज़दा चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों की उदासी उस मुस्कुराहट के पीछे छुप गई थी और उसके हाथ में कुछ था, छोटा सा तकिया कुशन जो इंतहाई खूबसूरत था। और अपने सोने के कलम से उसने अपने तकिए में वो झील, पहाड़, दरख्त और वो बगले जो भी वहाँ से उड़कर पहाड़ों की तरफ परवास कर गए थे, वो सब उसने उस तकिए पे बना दिया था, बिल्कुल वैसा ही। और उस ख्वाबनगर जैसे माहौल को बनाते उसने उस तकिए पे कुछ लिखा था। ज़रा सा गौर पर वो लिखा साफ पढ़ा जाने लगा, मैं शहज़ादी ख्वाबनगर की। तो क्या गुल, क्या ये मेरी पेंटिंग है? तिलजिस यकीन दहानी के लिए बोली। हाँ तिलजिस, ये है वो शाहकार, यही बनाया उन खूबसूरत हाथों ने। गुल ने उसके हाथ चूमे। अचानक सारी बत्तियां दोबारा जलने लगीं। पेंटिंग नजर आने के बाद ना तो उस हॉल में तालियां गूंजी थीं, ना चीखें बुलंद हुईं, ना शोर शराबा हुआ, बल्कि बिल्कुल वैसा ही सुकून था। खामोशी और हैरत थी। लोगों की खामोशी ये बता रही थी कि वह इस बात पर हैरान है कि 300 पेंटिंग्स थीं, जिनमें से हर पेंटिंग पहले वाली से ज़्यादा खूबसूरत और शाहकार थी। कहीं सब्ज़ा था, कहीं एक नई उम्मीद देती खूबसूरत चीज़ें थीं। बहुत आला रंग बिरंगी पेंटिंग्स, और उनमें वो फीकी, उदास, तारीकी ज़दा अजीब पेंटिंग ही क्यों इनाम की हकदार थी। हॉल में बैठे तमाम लोगों का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर जजेस से पूछें कि उन्होंने ये फ़ैसला कैसे किया। बिलाशुबा हर पेंटिंग शानदार थी, मगर किसी भी पेंटिंग में वो बात नहीं जो इस पेंटिंग में थी। माइक में आवाज़ उभरी, क्या है इस पेंटिंग में ऐसा? हम इस पेंटिंग को इनाम का हकदार नहीं मानते। ये सुनहरी झील, भला झील भी कभी सुनहरी हुई है? ये अजीब मंजर जो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल मंजर लग रहा है, और ये बच्ची, उसकी उदासी और उसका हुलिया सिर्फ मायूसी की तरफ इशारा कर रहा है। हॉल में एक आवाज़ गूंजी थी और फिर पूरा हॉल ही उस आवाज़ का साथ देने लगा। तिलजिस ने ज़रा सी उदासी से माँ की तरफ देखा, जो लोगों के शोर से वाकई घबरा गई थी, मगर फिर उसने तिलजिस को अपने साथ लगाया। फ़िक्र नहीं करो तिलजिस, ये लोग तुम्हारी पेंटिंग की गहराई तक नहीं पहुंच पाए, और शोर तभी मचा जाता है जब कुछ साफ दिखाई ना दे रहा हो। इन लोगों को भी जब सब कुछ साफ दिखाई देगा तो ये भी खामोश हो जाएंगे। Calm down everyone, please chill down. I am Anand James from UK and I am the senior judge of this competition. स्टेज पे एक चेहरा नमूदार हुआ था। सफ़ेद रंगत, गोल्डन ब्राउन बाल, ग्रे 3-piece सूट पहने, ब्लैक फ्रेम वाला मोटा चश्मा जो उसकी भूरी आंखों पे यकीनन बहुत जच रहा था। उसने हॉल में उठते बेढंगे शोर को अपनी खूबसूरत आवाज़ से खामोश करवा दिया। उसने बात इंग्लिश में शुरू की थी, मगर फिर वो अचानक उर्दू बोलने लगा, साफ उर्दू। इस बात पे लोगों को हैरत भी हुई, मगर लोग अब खामोश हो गए थे। इस कंपटीशन में जीतने वाली पेंटिंग का इनाम है 1 लाख, मगर मैं ये पेंटिंग 10 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। आप इसकी गहराई में उतर नहीं पाए। आपके पास वो आँख नहीं है जो देख सके कि ये क्या है। लोगों के मुंह हैरत से खुले पड़े थे। गुल की आंखें फटी रह गईं और तिलजिस सख्ते की हालत में थी। इस पेंटिंग में एक बहुत बड़ा सबक छुपा है, बहुत बड़ा राज। ये सोने की के पहाड़ दुनिया के अमीर लोगों जैसे हैं।
ऊंचे शान वाले, रोब वाले, ये झील, ये दरख्त, ये बगले, ये दुनिया है। खूबसूरत दुनिया, ये रंगीन दुनिया जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। आनंद जेम्स कुछ देर के लिए खामोश हुआ। लोग दम साधे सुन रहे थे। और फिर आती है वो बच्ची, गरीब, बेबस, बेसहारा, हकीर लोगों की ठुकराई हुई, कमज़ोर, लाचार, जिसकी आंखों में ख्वाब तो हैं मगर जैसे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर, दिल पर दुनिया के लगाए जख्म। वो थकी हारी उदास, मगर इस सारे मंजर में एक चीज़ पे गौर किया आपने? आनंद जेम्स ने रुक कर पूछा और फिर बोला, नहीं किया गौर आपने। अब देखें, वो बच्ची मुस्कुरा रही है, जैसे वो जानती है जो आज नहीं वो कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। वो फलक पे निकले सितारे को देख रही है। वो नाउम्मीद नहीं है, वो बस गरीब, थकी हारी, लाचार है, मगर उसके ख्वाब आज भी बहुत बुलंद है। वो अपनी नज़रें ज़मीन पर नहीं, सर उठाकर ऊपर आसमान पर रखे हुए है। और फिर उसने अपने तकिए पर लिखा, मैं शहज़ादी ख्वाबनगर की। क्या हुआ अगर वो इस दुनिया के लिए शहज़ादी नहीं है? वो अपनी दुनिया की, अपनी ख्वाबनगर की शहज़ादी है। वो खुद को खुद की शहज़ादी कह रही है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया उसे कितना हकीर समझती है। वो नहीं कह रही इंतज़ार किसी शहज़ादे का। वो ख्वाब देख रही है अपने लिए एक महल बनाने का, जिसकी वो खुद शहज़ादी होगी। आनंद जेम्स की बात लोगों की समझ में आई थी और उसके साथ ही वो माहौल यकलुक्त बदला था। लोगों की आंखों में गुस्से की जगह प्यार धर आया, खुशी और तजस्सुस की कि आखिर ये पेंटिंग बनाई किसने होगी। ताबीर पाना, आसमान पे उड़ना, बुलंदियों को छूना, किस्मत को हराना, लिखी तकदीर को मिटाना हमारे बस में कुछ नहीं होता। लेकिन ख्वाब देखना, उम्मीद लगाना कि जो आज नहीं है वो कभी तो मिलेगा। काले फलक पे कभी मेरी किस्मत का सितारा भी तो चमकेगा। ख्वाब देखना हमारे बस में होता है। महल की शहज़ादी तो किस्मत बनाती है, लेकिन शहज़ादी ख्वाब नगर की बनना वो तो हमारे बस में होता है कि इस थका देने वाली, दुख देने वाली ज़िंदगी में उकता कर कुछ देर के लिए आंखें बंद करो और अपने ख्वाब नगर में उतर जाओ। वहाँ हुकूमत तुम्हारी हो, नाम तुम्हारा हो। अपने महल के ऊंचे तख्त पर बैठकर तुम फ़ख्र से कहो, मैं शहज़ादी ख्वाब नगर की। माइक में और भी बहुत कुछ बोला जा रहा था और अब तिलसिस को स्टेज पर बुलाया जा रहा था, मगर वो गुमसुम बैठी थी। उसे ऐसे लगा जैसे वो सारे मंजर का हिस्सा नहीं है, जैसे आज उस एग्जीबिशन में तिलसिस हैदर अली का ना कोई नाम है ना इनाम। भला उसे ये इनाम कैसे मिल सकता है? उसे तो याद भी नहीं कि उसकी पेंटिंग कौन सी है। तिलसिस जाओ ना। गुल ने उसे जैसे ख्वाब से जगाया। वो अपनी जगह से उठी और उससे पहले कि स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ाती उसे झटका खाकर रुकना पड़ा। हेलो एवरीबडी, दिस इज़ मी फ़िज़ा अमल, द विनर ऑफ ख्वाबनगर पेंटिंग। फ़िज़ा अमल तिलसिस की सबसे अमीर क्लास फेलो। रेड टॉप, वाइट पेंट, खुले बाल जो कमर पर झूल रहे थे। अमीर बाप की औलाद थी, इसीलिए जब जिस क्लास में दिल किया एडमिशन ले लिया और उस क्लास में भी उसने ज़बरदस्ती एडमिशन लिया था। हालांकि वो तिलसिस से 2 साल बड़ी थी। पिछले 1 साल से वो हर किसी के साथ यही करती आ रही थी। सबका हक छीनना उससे रोकने वाला था ही कौन? मगर वो शायद भूल गई थी कि तिलसिस हैदर किस चीज़ का नाम है। जो उसके पास नहीं होता उसके लिए वो रोती नहीं, जो उसके पास होता है वो किसी को देती नहीं। होंगे लोग जो फ़िज़ा अमल की पावर से डर जाया करते थे, मगर ये तिलसिस हैदर थी। उसने गाल पे बह आने वाले आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया और आगे बढ़ी। पर्दे के पीछे खड़े किसी वजूद ने उसे अपनी तरफ घसीटा। उसे स्कूल के एक तारीख कमरे में ले जाया गया। 1 लाख के बदले 10 लाख दे रहे हैं तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप ये पैसे लेकर निकलो यहाँ से। 10 लाख तुमने आज तक 10,000 भी एक साथ नहीं देखे होंगे। रही बात तुम्हारे नाम की, तो नाम का तुम क्या करोगी? नाम हमारा ही रहने दो। बड़ा नाम बड़े लोगों पे ही अच्छा लगता है। तुम जैसे छोटे लोगों को सिर्फ चंद पैसों की भीख चाहिए होती है। सो ये पकड़ो और जाओ जाओ, शाबाश। मलगजे अंधेरे में वो साफ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो आवाज़ साफ पहचान सकती थी। आनंद जेम्स यकीनन फ़िज़ा अमल के अमीर बाप का पालतू कुत्ता होगा। लेकिन ये पैसे मैं उठाऊंगी कैसे? क्या आप ये पैसे मेरी माँ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे? तिलसिस ने एक लम्हे में सारा हिसाब किताब किया और फिर बोली। वो आदमी मुस्कुराया। मैं जानता था तुम लोग होते ही बिकने के लिए हो। ये बैंक अकाउंट नंबर है, शुक्रिया। तिलसिस धीमी मुस्कान के साथ वापस मुड़ गई और वो आदमी फटाफट पैसे ट्रांसफ़र करने लगा। 1 मिनट सर। अचानक वो वापस मुड़ी थी। वो क्या है कि 10 लाख देने का वादा तो आपने बाहर स्टेज पे भी किया था। वो मेरा इनाम था। आप चूँकि डील बड़ी होगी तो कीमत भी बड़ी ही देनी पड़ेगी ना। जितनी कमज़ोर वो उस बच्ची को समझ रहे थे वो इतनी भी नहीं थी। इस बात का अंदाज़ा हो गया था उन्हें। मुझे पहले ही पता था तुम जैसों का पेट इतनी आसानी से नहीं भरता। चलो 15 लाख दिया तुम्हें। वो आदमी हिकारत से बोला। अरे सर, आप भी कमाल करते हैं। 15 लाख तो 20 लाख। आनंद जेम्स ने बात काटी। बोली मैं लगाऊंगी, कीमत आप देंगे और पेंटिंग फ़िज़ा अमल की होगी। एक लम्हे के लिए आनंद जेम्स को लगा वो अपने से 20 साल बड़े किसी शख्स से बात कर रहा है। ठीक है, बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मांग लेगी?
आनंद जेम्स ने सुकून से कहा। 1,20,50,50,50,100 रुपये। गिनती तो आती होगी तो ज़रा जल्दी कीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, बाहर मेरा नाम पुकारा जा रहा है। आनंद जेम्स को हैरत ज़दा छोड़कर वो बाहर निकल आई। फिर दरवाजे के पास खड़े होकर बिना मुड़े बोली, मिस्टर आनंद जेम्स, याद रखिएगा, अब आपको सिर्फ आपकी हाँ बचा सकती है। तालियां बजीं, शोर वाह वाह और बैकग्राउंड म्यूज़िक उस शोर में दब कर रह गया था। फिज़ा अमल को ट्रॉफ़ी दी जा रही थी। गुल सर झुकाए बैठी थी। आंसू तेज़ी से उसके गालों पे बहते जा रहे थे। कितनी जालिम है ये दुनिया, एक तो खुशियाँ भी नहीं देती और जो हक होता है वो भी छीन लेती है। मेरी बेचारी तिलसिस, और सितम तो ये कि तिलसिस की माँ उसके हक के लिए कभी लड़ भी नहीं पाई। दिल में सोचते गुल ने एक बार फिर स्टेज पे खड़ी फिज़ा अमल को देखा। कैसे लोग किसी का हक छीन कर मुस्कुरा लेते हैं। उफ गुल, आपके पास रोने के सिवा कोई काम नहीं है। तिलसिस माँ के साथ बैठे उसके आंसू साफ करने लगी। तिलसिस वो, चलो गुल, हमारा काम हो गया। तिलसिस ने उठने का इशारा किया। लेकिन तिलसिस, तुम्हारी पेंटिंग, सब बताती हूँ गुल, अभी चलो यहाँ से। वो दोनों शोर को पीछे छोड़कर निकल आई। सर, 1,20,50,50,50,50 कीमत लगी है फिज़ा अमल की खुशी की, और वो छोटा पटाखा बड़ा धमाका। तिलसिस बोल कर गई है कि अगर एक पैसा भी कम हुआ तो उसकी कीमत फिज़ा अमल को चुकानी पड़ेगी। इज़्तिरारी कैफियत में बोलते आनंद जेम्स ने खिड़की का पट खोला तो वो नीम तारीख कमरा ज़रा सा रोशन हुआ। बहुत कम कीमत लगी है, मेरी बेटी की हर खुशी की कीमत चुका सकता है इसका बाप। आनंद जेम्स शायद उस जवाब की तवक्का नहीं रखता था। लेकिन सर, इतनी बड़ी कीमत आपको नहीं लगता ये घाटे का सौदा है? नहीं, क्योंकि मैं वही पेंटिंग 2 करोड़ में बेचकर सारे हिसाब बराबर कर लूँगा। तब पैसा भी मेरा होगा, जीत भी मेरी, और वो पेंटिंग भी। अपने सामने रखे कॉफ़ी के मग को उठाकर मुंह से लगाते फिज़ा अमल के बाप आनंद जेम्स की समझ में नहीं आया था। वो पेंटिंग 2 करोड़ की कौन लेगा सर? वो आम से रंगों से बनी पेंटिंग है जिसके रंग उड़ने में 2 दिन नहीं लगेंगे। कैसे समझाए वो इस बेवकूफ़ इंसान को? मेरी ज़िंदगी नहीं, शतरंज की बाजी है, और मैं शतरंज का किंग हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये बाजी मैं ही जीतूंगा। तुम बस उस लड़की को उसके पैसे दो और चलता करो उसे। ये मैं की जंग में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि ये मैं की अकड़ असल में ऐसा फंदा है जो वो अपने गले के लिए खुद तैयार कर रहा होता है। और जब ये फंदा गले में पड़ता है तो ये मैं की सारी अकड़ निकल जाती है और इंसान मनो मिट्टी तले जा सोता है। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस लड़की को उसकी कीमत ना दें? भला वो कमज़ोर सी लड़की हमारा क्या बिगाड़ लेगी? आनंद जेम्स ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा मशवरा दिया। बकवास बंद करो आनंद जेम्स। आज शाम जब तुम मुझे फिज़ा अमल के साथ फार्म हाउस पे मिलने आओ तो मेरी बेटी के चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए, समझे? ओके बॉस। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। आनंद जेम्स ने एक बार फिर खिड़की का पट बंद किया और वापस मुड़ा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है तिलसिस, तुम पागल हो गई हो। तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारा हक छीना गया है, तुम्हें जलील किया गया है, तुम्हारी मेहनत को रौंदा गया है। तुम्हारी पेंटिंग के उस ऊंचे बड़े सोने के पहाड़ों जैसे लोगों ने अपनी ताकत से तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ली, और तुम हो कि यहाँ इतने मज़े से बैठकर ये आइसक्रीम खा रही हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि हम इस कैफ़े में क्यों बैठे हैं? तिलसिस, मेरे पास तो कॉफ़ी पीने के पैसे भी नहीं हैं। तुम्हें ये सब जो हुआ वो मजाक लग रहा है? गुल तो फट ही पड़ी थी, जबकि तिलसिस बड़े मज़े से आइसक्रीम खाते उस महंगे खूबसूरत कैफ़े की ऊंची सी बिल्डिंग के अंदर कुर्सी पर बैठे शीशे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। वो गुल की बातें सुनकर मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। और फिर उसने गुल के लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी मंगवाई। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? मेरे पास पैसे नहीं है तिलसिस, मैं जानती हूँ ये सब तुम गुस्से में कर रही हो। चलो उठो, यहाँ से घर चलते हैं। गुल ने अब की बार नरमी से कहा। तिलसिस ने रुक कर माँ को देखा और हनूस मुस्कुराती रही। चल झूठी, बैंक अकाउंट में 1,20,50,50,2550 रुपये हैं और मुझसे कह रही हो कि कॉफ़ी पीने के पैसे नहीं। तिलसिस की मुस्कुराहट गहरी हुई और गुल की आंखें हैरत से फैली। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे मेरे पास? वेटर ने कॉफ़ी उसके सामने रखी, जिसके ऊपर बने हाथ को गुल ने बेतवज्जी से देखा। तुम दी तिलसिस हैदर की माँ हो गुल, वो तिलसिस हैदर जिसकी एक पेंटिंग करोड़ों की बिकती है। तिलसिस भी मुस्कुराई। हैरत से मत देखो गुल, वो पेंटिंग मैंने बेच दी। तिलसिस ने मज़े से कहते सामने की टेबल पर बैठे एक कपल को देखा। वट? बेच दी? कैसे? मैं गुले सहर नहीं हूँ, मैं रोने की बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल करती हूँ। मैं जानती हूँ ये दुनिया हमारा हक हमको नहीं देती, और इस दुनिया से अपना हक कैसे लेना है वो मैं जानती हूँ। मैंने वो पेंटिंग 1,20,50,50,50 रुपये में बेच दी फिज़ा अमल के बाप को। कंधे उचकाते वो यूँ बोल रही थी जैसे वो कोई जंग जीत कर आई हो। हाँ, और तुम्हें सच में लगता है कि फिज़ा अमल का बाप तुम्हें सच में इतने पैसे देगा? बेवकूफ़ बनाया उन लोगों ने तुम्हें तिलसिस, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके आई हो तुम। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम?
पता है अब वो तुम्हारी पेंटिंग महंगे दामों बेच देंगे। सारी वाह वाह भी उन्होंने ले ली और तुम अपने हाथों से अपनी पेंटिंग भी उनको सौंपाई। गुल को मज़ीद रोना आया। नहीं गुल, मैंने कोई बेवकूफ़ी नहीं की। दोनों सूरतों में घाटा वही लोग खाने वाले हैं। वो मुझे पैसे देंगे तो भी उन्हें नुकसान होगा, नहीं देंगे तो भी उन्हें होगा। उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था। वो ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हवा में नहीं छोड़ रही। कैसे? मैंने वो पेंटिंग ख़राब कर दी है गुल, एकदम बेकार। पेन की सारी स्याही मैंने उस पर गिरा दी थी जब हम वहाँ से निकल रहे थे, और मैंने कोई धोखा नहीं किया। वो अब टांग पे टांग रखे पैर चला रही थी। अचानक गुल के फ़ोन की मैसेज टोन बजी, जिसे देखकर गुल हैरत ज़दा थी। क्या हुआ? किसका मैसेज है गुल? पूरे 1,20,50,25,2550 रुपये। गुल बस आवाज़ में बोली, फिर फ़ोन तिलजिस के सामने किया। कहा था ना मैंने कि इस बार मेरी पेंटिंग 100-200 में नहीं, हज़ारों में बिकेगी। और फिर गुल ये तो लाखों छोड़कर करोड़ों में चली गई। वाह गुल, तुमने कभी किसी को 9 साल की उम्र में इतनी बड़ी कीमत कमाते देखा है? गुल, अब तुम्हें उस नुमान शैतान को भी झेलना नहीं पड़ेगा। वो खुशी से उछल रही थी। लेकिन तिलजिस, ये धोखा ही है। तुमने उस ख़राब पेंटिंग की इतनी बड़ी कीमत ले ली। ओह हेलो, अब प्लीज़ लेक्चर मत शुरू हो जाना। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे। अपनी मर्ज़ी से दी रकम, और वो पेंटिंग तो मैंने इसलिए ख़राब की क्योंकि मुझे पूरा हक था। वो पैसे नहीं देंगे और उन्होंने मेरा नाम छीना। उसकी सज़ा भी तो देनी थी। अब उनको क्या खबर कि पेंटिंग कैसे ख़राब हुई या किसने की। 2 दिन रोकर सब्र कर लेंगे। वो अपनी सफाई में बोल रही थी और गुल को लगा वो ठीक ही बोल रही है। अपना हक लेना सबको आना चाहिए। तिलजिस, याद है तुमने उस दिन उस औरत को 1,000 रुपया दिया था? ये उसका बदला है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह फरमाता है, मेरी राह में दिया गया माल 10 गुना करके लौटाता हूँ। और आज देखो। कॉफ़ी को अपने करीब खिसकाते गुल धीमे से बोली, लेकिन तिलजिस, तुम कितनी बदतमीज़ हो ना। गुल के कहने पर तिलजिस ने आंखें सुकेरते गुल को देखा। हाँ ना, ऐसे क्या देख रही हो? चलो, तुम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख मांग लेती। चलो फिर 1 करोड़ भी मांग लिया था तो ठीक था। 1 करोड़ ही रहने देती, या फिर अगर 1,20,00,000 रहने देती। ये 50,000, 50,150, ये आगे क्या था? गुल एकदम हल्की फुल्की सी लगने लगी, जैसे बहुत सारा बोझ उतर गया हो। सच बताऊं गुल, मैं उनसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेने वाली थी, और मुझे पूरा यकीन था कि वो लोग पैसे देंगे भी नहीं। मैंने बस मजाक मजाक में बोल दिया। अब मुझे क्या खबर थी कि वो 50,000, 50,150 भी देंगे। तिलजिस ने हल्का सा कहका लगाया था तो गुल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। पता है तिलजिस, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी बेटी हो। हाँ, और मुझे कहाँ यकीन आता है कि मैं आपकी बेटी हूँ। तिलजिस ने गाल फुलाकर कहा। अब बहुत टाइम हो गया, घर चलें? गुल अपनी जगह से उठी। नहीं गुल, चलो ना किसी अच्छी जगह, थोड़ा एंजॉय करते हैं। बिल्कुल नहीं, शहजादी ख्वाबनगर की, चुपचाप घर चलो। वो उठते हुए आगे बढ़ी तो तिलजिस भी उसके पीछे आई। वो तो मैं हूँ, और अब तो मैं अमीर भी हो गई हूँ। तिलजिस ने कैफ़े के इर्द गिर्द का जायज़ा लेते मज़े से कहा। बाबाट अलहब। वो एक अबर आलूद शाम थी। मलगजे अंधेरे के साथ फ़िज़ा में धुंध सी फैली थी। उस वक्त कैफ़े में इक्का दुक्का लोग ही बैठे थे। खिड़की के पास रखी टेबल के गिर्द पड़ी लकड़ी की खूबसूरत कुर्सियों पे उस वक्त 2 नफूस बैठे थे, जिनके सामने मज़ेदार कॉफ़ी के मग पड़े थे। और उस वक्त वो दोनों ही शीशे की खिड़की के उस पार गुजरती गाड़ियों को देख रहे थे। आज सालों बाद फवाद रहमान को उनका दोस्त सालिम मिल गया था। नमाज मगरिब के बाद वो मस्जिद से निकल रहे थे जब सालिम उनको मिला। सालिम से वो तब मिले जब वो यहाँ नए आए थे। तब वो लोगों से बहुत बेजार थे, किसी की तरफ मुड़कर ना देखते, हर वक्त अपनी ही दुनिया में मस्त रहते। उन्होंने खुद को बहुत तन्हा कर लिया था। फिर एक दिन अचानक उन्हें सालिम मिला, जिसने बताया कि जिस दुनिया में तुम जी रहे हो वो दुनिया नहीं दी तुम्हारे रब ने तुम्हें। पहले तुम सिर्फ उस रंगीन दुनिया के थे, अब की दुनिया में तुम सिर्फ रब के हो। पहले तुम गलत थे, सही अब भी नहीं हो। यहाँ बस आके खामोशी से बैठ जाना क्या सही है? नहीं फवाद, इस्लाम बार बार कहता है म्याना रवि इख्तियार करो। मतलब ना बिल्कुल दुनिया के हो जाओ, ना बिल्कुल दुनिया को छोड़ दो। तमाम नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, इबादतें करो, तुम तहज्जुद पढ़ो, मगर दुनिया में रहकर गुनाह आपने किए थे लेकिन गुजरे हुए कल में, तो आज क्यों लोगों से बेजार बैठे हैं? पता है फवाद, मैं महीने में 10 दिन एतकाफ़ बैठता हूँ, 10 रोज़े रखता हूँ, तहज्जुद कभी गलती से भी कज़ा नहीं हुई। पूरी पूरी रात क़याम करता हूँ। पिछले 10 साल से मैं इमाम मस्जिद हूँ, लेकिन मैं दुनिया छोड़कर जंगलों में नहीं निकला। इश्क करना जायज़ है, इश्क में इंसान नाकाम भी हो जाया करता है। फवाद, हम जंगलों में निकल कर वली नहीं बन सकते, उसके लिए बहुत तड़प चाहिए। मैं बिज़नेस भी करता हूँ, मेरी एक नहीं कई कंपनियाँ हैं जहाँ हम मुसल्ले बनाते हैं, हम कुरान लिखते हैं। फवाद रहमान ने तब उस आदमी को हैरत से देखा। सालिम के बदन पर सादा मगर साफ नफीस कपड़े थे, और सर पे टोपी, महंगी तरीन घड़ी या सूटेड बूटेड नहीं था वो। उसके पास पैसा और पावर भी थी, उसके पास दीन और अल्लाह भी था।
तब फवाद रहमान ने उस नीली आंखों, सुर्ख रुखसार और स्याह दाढ़ी वाले अरबी नकोश के हामिल उस शख्स को मोहब्बत से देखा। उसकी उम्र शायद 40 साल होगी। फिर सालिम किसी दूसरे शहर चला गया, वो मसरूफ़ हो गया और आज अचानक 6 साल बाद वो फिर मिले। आप वापस नहीं गए? मैंने सोचा शायद आप चले गए होंगे। सालिम ने कॉफ़ी का गहरा घूंट हलक से उतारा। फवाद रहमान ने उसके रोशन चेहरे को देखा। 6 साल पहले भी यही सुकून था उनके चेहरे पर, उनकी आवाज़ में। कोशिश की थी मगर नहीं जा सका। कोई डर कुंडली मार के बैठ गया है अंदर। पस्त आवाज़ में कह गया, 6 साल पहले भी मैंने आपको यही कहा था कि आप लौट जाएं, इससे पहले कि देर हो जाए। आज 6 साल बाद भी यही कह रहा हूँ। सालिम की बात पे फवाद रहमान ने सर झटक कर खिड़की से बाहर दूर से नजर आते दरख्तों को देखा। डर लगता है, धीमी आवाज़ में फवाद रहमान बोले। किस चीज़ से? सालिम तो उनकी ज़िंदगी के हर एक पन्ने से वाकिफ़ हो चुके थे और आपको अंदर बाहर से जानने वाला शख्स आपको कभी गलत मशवरा नहीं देता, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहता। कहीं ज़िंदगी के ये 10 साल ज़ाया ना हो जाएं जो अपने अल्लाह को मनाने में गुजरे। कहीं दिल इस धरती पे कदम रखते ही इस फ़िज़ा के साथ उड़कर बाकी ना हो जाए। कहीं फिर से वो ना मांग ले जो मैं उसे नहीं दे सकता। कहीं दिल ज़िद ना कर बैठे और उस ज़िद में कहीं मैं सब कुछ ना खो दूँ। मुझे अपनी इबादतों के ज़ाया हो जाने, अपने रब के रूठ जाने से डर लगता है। इबादतें ज़ाया नहीं होती फवाद। वो हम इंसान हैं जो ज़रा सी नेकी को 10 बार गिनते हैं और दूसरों की नेकियों को पल भर में भूल जाते हैं। अल्लाह नहीं भूलता आपकी इबादतों को, खलूस वाली इबादतों को। वो आपके नेक अमल ज़ाया नहीं होने देता। लेकिन एक बात कहूँ, सालिम ने जाने क्यों इजाज़त मांगी। शायद वो जानते थे कि फवाद को ये बात पता नहीं कैसी लगे। जी कहिए ना। इस बार अगर आप जाए ना तो मोहब्बत के कर्जदार बनकर मत जाइएगा। इस बार उस औरत के एहसानों का कर्ज उतारने जाइएगा जो पिछले 20 साल से आपके घर में नौकर बनी बैठी है। कुछ हक उसके भी हैं जो आपको अदा कर देने चाहिए थे, मगर अब भी वक्त है, आप निकाह कर लें उससे। सालिम ने अपनी बात मुकम्मल की तो फवाद तो उछल ही पड़े। वट? निकाह? क्यों, क्या हुआ? हलाल और जायज़ रिश्ता है, सुन्नत है। कि आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से आप अल्लाह को कितना खुश कर सकते हैं? क्यों आपने इतने साल ज़ाया कर दिए? उनके सामने पड़ा कॉफ़ी का मग खाली हो चुका था। मामा जमीला में बैठे वो लोग भी जाने लगे थे। उनकी जगह कुछ नए लोग आ रहे थे। और उसका क्या, जो दिल से निकलती ही नहीं। मैं उस अच्छी औरत के साथ धोखा नहीं कर सकता। फवाद रहमान ने अपना खाली मग सालिम के मग के साथ रखा। उसे भूल जाएं। नहीं सालिम भाई, किसी को भूलने के लिए 20 साल बहुत होते हैं, मगर वो नहीं भूली। किसी लम्हे, किसी पल नहीं भूली। तब भी नहीं जब मैं खुद को भी भूल गया था। आज भी वो दिल की ऊंची मसनद पे पूरे हक से बैठी है। वो तो मेरे दिल के अंदर ही कहीं दफन है। कोई मंत्र बताओ, कोई जादू करो कि वो भूल जाए, या कोई तावीज़ लिखो कि वो मिल जाए। इतनी बेबसी देखकर सालिम कई लम्हे अपनी जगह से हिल ना सका। ऐसा मत कहिए फवाद, मोहब्बत और शिर्क में ज़रा सा फ़र्क है। पता नहीं चलता कब मोहब्बत करते करते शिर्क कर बैठें, और रब के साथ तो बिल्कुल नहीं। चीज़ें वहाँ से मिलती हैं जहाँ उनको खोया हो, जहाँ उनका ठिकाना हो, वहाँ लौट जाएं। हर किसी का माजी होता है और माजी गुजर चुका होता है। फवाद रहमान के हाथ पे अपना हाथ रखते सालिम ने कहा। शाम गहरी होकर रात में बदलने लगी थी। मस्जिदों में ईशा की अजान होने लगी थी जब वो अपनी जगह से उठे और मामा जमीला की बिल्डिंग से बाहर निकलने लगे। उसकी आंख मामूल के मुताबिक खुली थी। उसने नींव आंखों को मसलते साइड टेबल पे पड़ा सेल फोन उठाया और वक्त देखा। रात के 3 बज रहे थे, यानी रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। उसे रात का ये पहर बहुत पसंद था। अंधेरा, खामोशी, सुकून। जब सारी दुनिया सोई पड़ी हो और आप अपने अल्लाह के साथ मुलाकात के लिए जागे। बेड पे लेटे उसने चंद पल अपने जहन को बेदार किया, फिर अपने ऊपर पड़ा खूबसूरत यूनानी कंबल उठाया और पैर नीचे करते उठ खड़ा हुआ। शावर लेकर निकला और उसने आज सफ़ेद शलवार कुर्ता पहना था जो वो हमेशा जुमे के रोज़ पहनता था। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने बाल संवारे, फिर अपने ऊपर परफ्यूम का स्प्रे किया और मुड़कर शीन को देखा। कमरे में जलते लैंप की मध्यम रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अपने हाथ के प्याले में चेहरा लिए हुए सो रही थी। अरील के चेहरे पे गैर इरादी मुस्कुराहट बिखरी, फिर अगले ही पल उसने लब समेटे और नज़र उसके चेहरे से हटाई। वो रूम से बाहर निकल गया। होटल में अभी तक दिन के उजाले जैसा चानना था। लोग भी उसी तरह चल फिर रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे। वो भी लोगों के बीचों बीच चलते होटल से बाहर निकला। बाहर निकलने से पहले उसने कुछ देर रुककर चौकीदार से कुछ कहा, फिर निकल गया। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में वो धीमी चाल चलते उस दरगाह की तरफ जा रहा था जहाँ से वो कल गुजरा था, और उसने सोचा था वो यहाँ ज़रूर आएगा। उसने बहुत सुना था उस दरगाह के बारे में। वो हमेशा तहज्जुद घर में पढ़ा करता था, मगर आज उसने सोचा था दरगाह से वापसी पर मस्जिद में पढ़ लेगा, क्योंकि आज सुबह 6 बजे उनकी वापसी थी।
स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में मालम जब्बा के पहाड़ मज़ीद हसीन और पुरस्कार लग रहे थे। वो रुक रुक कर हर चीज़ को बगौर देख रहा था। वो पहले भी 1000 बार मालम जब्बा आया था, बल्कि मालम जब्बा तो था ही उसका अपना, मगर आज से पहले उसने मालम जब्बा को किसी और ही नज़रों से देखा था। आज वो मालम जब्बा को दिल की आंखों से देख रहा था। आज से पहले उसके पास वक्त ही कहाँ होता था दुनिया देखने का, मगर जाने अचानक से ज़िंदगी में इतनी फुर्सत कहाँ से आ गई थी। उसकी वजह शायद ये थी कि बाज़ दफ़ा हम खुद को जानबूझकर इस कदर मसरूफ़ कर लेते हैं कि हमारे पास फिर अपने लिए भी वक्त नहीं बचता। लेकिन फिर अचानक से कोई आता है जो हमें एहसास दिलाता है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में एक आपका वजूद भी है। उसे भी वक्त चाहिए दुनिया देखने का, उसे भी जीने का हक चाहिए। और अरील रहमान की ज़िंदगी में शीन आई थी, जिसे देखकर अरील को लगा था आज तक वो बस एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके अपने वजूद की तो कोई कदर ही नहीं। अचानक से उसकी भागती दौड़ती ज़िंदगी में सुकून सा धर आया था। उसे वक्त ज़ाया करने का वक्त मिल गया था। बड़े से अहाते में बना छोटा सा मज़ार, जिसके बड़े से सहन में ढेर सारी जर्द रोशनियाँ जल रही थीं, जिनके गिर्द परवाने जल जल कर मर रहे थे। कुछ फ़कीर मुंह पर चादर डाले पड़े थे। एक जगह धमाल हो रहा था। ना सुर ना ताल, कैसा तेरा धमाल, ना इश्क ना मुर्शिद, कैसा तेरा हाल। ओ यारो, होया मैं होया बेहाल, मौला मेरा मौला, तू जाने मेरा हाल। कवाली के खूबसूरत अल्फाज और गाने वाले की आवाज़ दोनों में ही बला का सुकून था। उसने दरगाह का जंगशुदा छोटा सा दरवाज़ा खोला और दरगाह के अंदर कदम रखे। आ गए हो? वो जो खामोशी से गुजरने वाला था मलंग की आवाज़ पर रुका और उसकी तरफ देखा। आजा, आ बैठ, मना रखो। तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी जो बड़े बड़े तूफ़ान लेकर आ रही है, उनसे टकराने का हौसला मांग। वो मलंग सर झुकाए बैठा था। अरील चलते हुए उसके करीब आया और फिर झुकते उस मलंग के सामने बैठ गया। बाबा जी, अरील रहमान तूफ़ानों से नहीं घबराता। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। तुमने तूफ़ान देखे कहाँ हैं? उस मलंग की आवाज़ में गुस्सा दराया। बाबा जी, 5 साल की उम्र में मेरी माँ नहीं रही। 7 साल की उम्र में मेरा बाप भी दीवाना होकर मुझे भूल गया। 14 साल की उम्र में अरील रहमान तारीख खौफनाक रात में सड़क पर ला खड़ा कर दिया गया। ना छत रही, ना मुँह में डालने को नवाला। मैं तब भी ऐसे ही डटा खड़ा रहा कि अब भी कोई तूफ़ान बाकी है। उसकी आवाज़ में हल्की सी नमी थी। गुजरे वक्त की याद ने उसके लहजे को भिगो डाला। ना, वो तूफ़ान अलग थे, उनसे हर कोई टकरा सकता है। वो तूफ़ान तुझे मजबूत बना गए। कभी मोहब्बत के तूफ़ान से टकराए हो? वो मलंग अब की बार हल्का सा मुस्कुराया, जैसे जानता हो इस सवाल का जवाब नहीं होगा उसके पास। और अरील रहमान के चेहरे के सारे रंग यकलुक्त गायब हुए थे, और इस तारीकी में भी उसके चेहरे पे आते जाते रंगों को महसूस किया जा सकता था। उसके जहन की स्क्रीन पे एक ही शख्स का चेहरा उभरा था, फवाद रहमान। और फिर अपने बाप की पूरी ज़िंदगी उसके जहन में फ़िल्म की तरह चलने लगी। खुले गिरेबान के साथ शराब की बोतल को मुंह लगाए खड़ा शख्स, कभी किसी सड़क किनारे बेहोश पड़ा, कभी किसी तवाइफ के कोठे पे पैसों की बारिश करता, फिर किसी दरगाह पे फ़कीर बना बैठा शख्स, और अब वो इतनी दूर 10 साल से उस ज़मीन को छोड़कर चले जाने वाला शख्स। वो टकराया था उस तूफ़ान से? नहीं, हरगिज़ नहीं। मोहब्बत नहीं। वह सरनफ़ी में हिलाते वहाँ से उठा और उल्टे कदमों भागा। जा पुत्र, अल्लाह तुझे इस बला से छुटकारा दे। उस मलंग ने दिल से दुआ मांगी। दरगाह के बाहर खड़ा वो गहरा सांस ले रहा था। उसने मुड़कर फिर देखा, कवाली अभी तक चल रही थी। मौला मेरे मौला, तू जाने हाल मेरा। जिस शान के साथ वो आया था, वो अकड़ अब उसकी चाल में नहीं थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर फिर भी वो धीमी चाल चलते होटल की तरफ चलने लगा। उसे खुद को संभालना था। दीवार में लगे छोटे से शीशे के सामने खड़ी वो अपने बालों का बगौर जायज़ा ले रही थी। फिर उसने एक मोहब्बत भरी निगाह दादो के चेहरे पर डाली, जो उससे ज़रा फासले पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। पता है दादो, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसके सहारे इंसान जी रहा होता है। अगर वो एक इंसान ना होना तो शायद ज़िंदगी ना हो, और मेरी ज़िंदगी में वो एक इंसान आप हैं। गुल ने एक नज़र फिर खुद को उस धुंधले आईने में देखा। खैर है, आज सुबह सुबह तुम्हें मुझ पे क्यों प्यार आ रहा है? फिरदौस आपा को तो अच्छे से पता है कि इंसानों की मोहब्बत ऐसे ही नहीं उमड़ती, कोई तो लालच होता है। सुई धागे को तेज़ी से ऊपर नीचे करते वो बोली तो गुल मुस्कुराई। फिर शीशे के सामने से हटते दादो के पास आ बैठी। नहीं दादो, मैं तो ये बाल देख रही थी। अगर आप इन बालों से वो च्युइंगम ना निकालती तो आज मेरे बाल कट चुके होते, जो मुझे कभी गवारा नहीं। तुमसे ज़्यादा अजीज़ है मुझे ये बाल। पता नहीं किस किस तेल से मालिश करके मेहनत करके इनको इतना मजबूत और खूबसूरत बनाया है। दादो ने सर झटकते कहा तो गुल ज़ेरे लब मुस्कुराई।
वैसे दादो, आपको ये नुस्खा किसने बताया? दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखते गुल ने पूछा। भाई फिरदौस आपा ने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तुम्हारे दादा मरहूम अल्लाह बख्शे कहा करते थे, तुम तो हकीम लुकमान की शागिर्द लगती हो। और मैं कहा करती थी, लो भला, वो लुकमान भाई वो तो खुद मेरा शागिर्द था। एक दफ़ा मेरे बालों में भी मुआ च्युइंगम चिपक गया था और मैंने ऐसे ही फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर ज़रा उस जगह पर रख ली जहाँ च्युइंगम चिपका था, और च्युइंगम आराम से उतर भी गया और मेरे बाल भी बच गए। दादो को बहुत बोलने की आदत थी और गुल थी भी सुनने वालों में से, चुपचाप सुनती और मुस्कुराती जाती। अच्छा दादो, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। कहाँ जा रही हो गुल? उनके करीब सोई तिलजिस उनकी बातों से जाग गई थी, तभी आंखें मलते उठ बैठी। वैसे तो कल के फंक्शन के बाद आज स्कूल में छुट्टी थी, मगर वो फिर भी जल्दी उठ गई थी। कहीं नहीं तिलजिस, वो मैं एक ज़रूरी काम से जा रही थी। तो गुल जानती थी अब उसका लंबा चौड़ा सवालनामा शुरू हो जाएगा। कौन सा काम? अरे भाई, ऑफिस जा रही है, और कौन सा काम होगा? आखिर दादो ने भांडा फोड़ ही डाला। क्यों गुल, अब हमें जॉब की क्या ज़रूरत है? यार, अमीर हो चुके हैं हम। तिलजिस ने कहते गुल का उतरा चेहरा देखा। देखो तिलजिस, वो इससे पहले कि वो तिलजिस को कुछ समझाती, दादो ने हमेशा की तरह यहाँ भी भांडा फोड़ के छोड़ा। अरे भाई, कहाँ के अमीर? तू अपनी माँ को नहीं जानती तिलजिस, वो गुल है, और गुल अपने इर्द गिर्द कुछ भी गलत या धोखा बर्दाश्त नहीं करती। वो सारे पैसे गुल ने वापस कर दिए। गुल जानती थी अब वो हंगामा करेगी, इसीलिए उसने डरते डरते तिलजिस को देखा, जो नन्हे नथने पिलाए उसे घूर रही थी। क्यों किया आपने ऐसा गुल? वो पैसे मेरा हक था, धोखा उन लोगों ने दिया था मुझे। और तुमने क्या किया? तुमने भी तो धोखा ही किया ना। हक ऐसे नहीं लिए जाते तिलजिस। गुल उसके करीब हुई तो तिलजिस 2 कदम पीछे हुई और गुल का हाथ झटका। तो क्या करती मैं? आपकी तरह बैठकर रोती? वो चिल्लाई। नहीं, अगर हक चाहिए था तो वहाँ स्टेज पर खड़े होकर अपना हक मांगती, लड़ती अपने हक के लिए। तो ऐसे मिल जाता मुझे हक। उसकी आंख से आंसू गिरने शुरू हुए। ना भी मिलता तो खैर थी तिलजिस, छोड़ देती, सब्र कर लेती। और अगर तुमने वो सब नहीं किया, अपने हक की कीमत ली, तो कम से कम वो पेंटिंग तो ख़राब ना करती, या पेंटिंग बचा लेती, या ईमान। तुमने तो दोनों ही बेच डाले तिलजिस। मैं वो पैसे उसी वक्त देने वाली थी, मगर मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। तिलजिस अब चुपचाप सर झुकाए आंसू बहा रही थी। गुल ने बेबसी से दादो को देखा तो उन्होंने आंख के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। भाई फिरदौस आपा ने तो ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है, हक के लिए लड़ो, फ़र्ज़ अदा करो और धोखे का मुंह नोच लो। दादो के कहने पर तिलजिस ने सुर्ख आंखें उठाकर दादो को देखा और गुल ने भी। हाँ ना, और तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया तिलजिस, वहाँ जो हुआ वो गलत था। तुम दोनों गलत नहीं हो, तुम अपने हक के लिए लड़ी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तिलजिस बहुत बहादुर है। लेकिन तिलजिस, गुल अपना माँ होने का फ़र्ज़ अदा कर रही है। आज अगर उसने उस धोखे में तुम्हारा साथ दिया तो कल तुम सिर्फ एक धोखा बन के रह जाओगी, और पेंटिंग ख़राब करके तुमने पहले ही से उन धोखेबाज लोगों को मज़ा चखा दिया है। सो सारे हिसाब बराबर। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, और तिलजिस, अगली बार तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा बड़ा इनाम मिलेगा। दादो की बातें उस पर असर कर गई थीं। तिलजिस ने उदास शक्ल लिए खड़ी माँ को देखा। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे मानूंगी। हाँ बोलो ना मेरी जान, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। गुल तेज़ी से उसके करीब हुई। आज शाम तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाओगी? ओके डन। गुल ने उसे गले से लगाया तो वो भी नम आँखों से मुस्कुराई। उसने कुशलमंदी से करवट बदली। आंखों में अभी नींद बाकी थी, मगर अरील रहमान ने उसे कुछ दिया था या नहीं, नमाजी ज़रूर बना दिया था, इसलिए आंख खुद ब खुद खुल गई। नज़र वॉल क्लॉक पे गई तो 5 बज रहे थे। उसने बेड की तरफ देखा, अरील वहाँ नहीं था। फ़्लाइट में सिर्फ 1 घंटा बचा है, ये आदमी अब कहाँ आवारागर्दी करने निकल गया। खुद से हम कलामी करते हुए वो कंबल हटाते उठ खड़ी हुई। पता नहीं कहाँ गया है, आज उठाया भी नहीं नमाज के लिए। वो मुसलसल उसके बारे में सोचते वज़ू करने लगी। वज़ू करने के बाद उसने नमाज़ पढ़ी। दुआ मांगते उसने जाए नमाज को उसकी जगह रखा और टेरेस की तरफ निकल आई। अभी तक नहीं आया ये आदमी। मुंह में बुड़बुड़ाते वो रेलिंग के पास खड़ी होकर सामने का मंजर देखने लगी। हर तरफ हल्का अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स अभी तक जल रही थीं। सड़क पर मिनटों बाद कोई एक आधी गाड़ी गुजरती, फिर वही सनसनाहट। उसने नीचे झांक कर देखा, चंद लोग ही मौजूद थे। बड़ी अजीब है ये दुनिया। रात भर जागने वाले भी उस वक्त सो जाया करते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को बड़ा मसला तो खुद बना रखा है। जब दिल करता है सो जाते हैं, जब भूख लगती है खा लेते हैं, जब जो दिल करे वो करते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को आवारा कुत्तों की तरह छोड़ रखा है, ना कोई मकसद ना तरीका, बस जब जो दिल किया कर लिया। अगर हम में से हर शख्स ये तरीका कार बदल डाले तो उसकी पूरी ज़िंदगी एक सीधी लाइन पे आ जाए। ये चीज़ उसे अरील ने सिखाई। वो कहता था हम में से हर शख्स अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट चाहता है,
मगर हम उसे परफेक्ट बनाने के लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार ही नहीं। हम सुबह जागने को तैयार नहीं, हम वक्त पे सोना नहीं चाहते, हम नमाज नहीं पढ़ना चाहते, हम कुरान को खोलकर नहीं देखते, हम खुद को बदलना नहीं चाहते, हम अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते, हम अपना तरीक़ाकार नहीं बदलना चाहते, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी परफेक्ट चाहिए। शीन ने सर ऊपर उठाते सामने देखा। उस अंधेरे में भी सामने का मंजर साफ नजर आ रहा था। वो घर जिसके मेन गेट पे लगे महंगे फानूस जल रहे थे। शीन ने हसरत से उस घर को देखा। आज मैं तुम्हें देखे बिना वापस लौट जाऊंगी, हमेशा के लिए। उसके दिल में बेचैनी पैदा हुई। मौसम इतना आबर आलूद था, कोई अभी बारिश होने लगी या शायद बर्फ़बारी। वो बेदिली के साथ वापस मुड़ने लगी जब वो अचानक रुकी। उस बंगले का बड़ा सा गेट खुला। सामने से कोई बरामद हुआ, ब्लैक ट्राउज़र के साथ ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट पहने, एक हाथ में अपने यूरोपीय कुत्ते की चेन पकड़े। वो अपने मखसूस अंदाज में बाहर घर से निकला। उसका यूरोपीय कुत्ता उसके आगे पीछे उछल उछल कर चल रहा था। शीन ने सारी तवज्जो उसके चेहरे पे मरकूज कर दी, मगर उस मलगजे अंधेरे में वो उसका चेहरा कैसे देख पाती। वो अजनबी अपने कुत्ते के साथ उसकी नज़रों से ओझल हो चुके थे, जबकि वो अभी तक वहीं खड़ी थी, और वो बिना मकसद कितनी ही देर वहाँ खड़ी रही। ऐसा क्या है इस घर में जो तुम हर वक्त यहाँ खड़ी होकर इसकी ज़ियारत करती रहती हो? अरील बिल्कुल तैयार खुशबुओं में बसा कॉफ़ी का मग थामे उसके करीब आया। शीन ने चौंक कर उसे देखा। वो कुत्ते वाला। शीन के लबों से फिसला और उसके साथ ही वो लब दांतों तले दबा गई। कौन कुत्ते वाला? अरील ने अपने सामने खड़ी शीन के कंधे के पार झांकते पूछा और फिर रेलिंग के पास आकर खड़ा हुआ। नहीं, मेरा मतलब यहाँ अभी एक कुत्ता गुजरा, बहुत प्यारा था, मैं उसे देख रही थी। इधर उधर देखते शीन ने बहाना बनाया। कुत्ता प्यारा था या कुत्ते वाला? और पता नहीं शीन क्यों भूल जाती थी कि अरील के सामने गलती से भी कुछ जुबान से फिसलना नहीं चाहिए। मैं क्यों किसी कुत्ते वाले को देखूंगी? आप भी ज़्यादा शक्की मिजाज शोहर ना बना करें। सुख पड़ते चेहरे को छुपाते शीन ने तेज़ लहजे में कहा। हम 2 दिन बाद वापस जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। शायद बर्फ़बारी का इम्कान है और रास्ता ब्लॉक हो सकता है, सो मैं एक साथ 2 टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकता। पहली बात को नज़रअंदाज करते अरील ने आज की प्लानिंग बताई। 2 टेंशन्स? शीन ने नासमझी से पूछा। पहली तुम और दूसरी मालम जब्बा की बर्फ़। बिल्कुल नॉर्मल लहजे में कहते उसने कॉफ़ी का मग मुंह से लगाया तो शीन ने उसे घूरा। वैसे सच में हम 2 दिन मज़ीद यहाँ रहेंगे। जाने वो इतना खुश किस बात पे हुई थी, क्योंकि वो तो जल्दी जाना चाहती थी यहाँ से। तुम क्यों इतना उछल रही हो? अरील ने माथे पे बल डालते उसे देखा तो शीन के मुस्कुराते लब यकदम साकित हुए। नहीं, मैं कहाँ खुश हो रही हूँ, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। अरील से नज़रें चुराते शीन ने कहा। नज़र आ रहा है तुम्हारा अफसोस। अरील ने कॉफ़ी का आखिरी सिप लिया। इससे पहले कि शीन कोई जवाब देती, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े उनके सरों पे गिरे। वो दोनों तेज़ी से रूम में दाखिल हुए। रूम में आते अरील ने खाली मग टेबल पे रखा और खुद सोफे पे बैठा, जबकि शीन खिड़की के पर्दे हटाते पूरी स्लाइड खोलकर खड़ी हो गई। मालम जब्बा ने हमारा वेलकम भी बर्फ़ से किया था और अब अलविदा भी बर्फ़ से करना चाहता है। अरील की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शीन ने मुड़कर उसे देखा। उफ, बोरिंग, वो मुंह में बुड़बुड़ाई। वैसे आपको पता है आज बर्फ़बारी क्यों हुई? क्यों? वो हनूस अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। क्योंकि मालम जब्बा हमें रोकना चाहता है। क्यों? अरील ने हैरत से सर उठाकर फिरोज़ी शर्ट के साथ सफ़ेद ट्राउज़र में मलबूस उस लड़की को देखा। क्योंकि शायद अभी मालम जब्बा हमें कुछ दिखाना चाहता है। वो मुस्कुराते हुए मालम जब्बा के पहाड़ों पर पड़ती बर्फ़ को देख रही थी। अरील ने चौंक कर उसे देखा। वो पागल लड़की तो बस ऐसे ही आम सी बात कर रही थी, मगर अरील के जहन में मलंग की आवाज़ गूंजी। कभी मोहब्बत के तूफ़ान से टकराए हो, और ये तूफ़ान यहीं बरपा होगा, इसी शहर में। फिर उसने सर झटका। मैं भी किन लोगों की बातों में आने लगा हूँ। जल्दी करो ना गुल, आपने वादा किया था रात में जाने का, और अभी आप ही अपनी कहानी में उलझी बैठी हैं। तिलजिस पूरी तरह तैयार खड़ी थी, जबकि गुल के हाथ तेज़ी से सफ़ेद कागज़ पर चल रहे थे। बस हो गया तिलजिस, ये भी तो ज़रूरी है ना। सारे कागज़ समेटते, पेन बंद करते, हर चीज़ अपनी जगह पर रखते गुल उठ खड़ी हुई। चलो। सिल्वर ज़दा कपड़ों पे हाथ फेरते गुल ने बड़ी सी चादर ओढ़ी। हाँ गुल, आप ऐसे जाओगी? तिलजिस ने मुंह पे हाथ रखते हैरत का इजहार किया। क्या मतलब, ऐसे ठीक तो हूँ? गुल ने नासमझी से उसे देखा। कुछ नहीं, ठीक है आप, इस सादगी में भी गज़ब ढाती हैं। बस चले अब। तिलजिस ज़ोर से हंसी तो गुल ने उसे घूरा। बहुत बोलना आ गया तुम्हें। दादो, आप चलेंगी? गुल अब दादो की तरफ मुड़ी। अरे गुल, इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत कहाँ है कि इस बर्फ़ पे चल पाएँ? तुम दोनों जाओ। अपनी सुई धागों में उलझी फिरदौस आपा ने साफ इनकार किया। हाँ गुल, क्यों दादो को कबाब में हड्डी बना रही हैं? ये हमारी डेट है, तिलजिस ने दबी आवाज़ में कहा तो गुल ने एक बार फिर उसे घुरका। सारी तमीज़ तो मरती जा रही है तुम में।
अब वो दोनों घर से निकल रही थीं। खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। तो मैंने कौन सा तमीज़ का अचार डालना है? यहाँ तमीज़ वालों की कदर ही कौन करता है? दिलजिस ने नारूठेपन से कहते सड़क किनारे पड़ी बर्फ़ से थोड़ी सी बर्फ़ हाथ में उठाई। हमारी तमीज़ हमारी पहचान होती है, हमें लोगों से उसका क्रेडिट नहीं चाहिए। गुल ने उसके हाथ से बर्फ़ नीचे गिराई। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उस बर्फ़ पर पड़कर मालम जब्बा को मज़ीद हसीन बना रही थी। बातों में मसरूफ़ आइसक्रीम कॉर्नर के पास पहुंची और इससे पहले कि वो आगे गुजरती, दिलजिस ने ज़िद पकड़ ली कि उसे आइसक्रीम खानी है। बहुत सारे लोग उस कॉर्नर पे जमा थे। मौसम अच्छा था तो कुछ आइसक्रीम खा रहे थे, कुछ बर्फ़ पे खेल रहे थे। दिलजिस, बीमार पड़ना है? इतनी ठंड में आइसक्रीम खाकर बीमार हो जाओगी। गुल ने नरमी से समझाया। कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता गुल, और वैसे भी ये सारे लोग जो खा रहे हैं पागल हैं क्या? गुल ने बेबसी से उसे देखा। ओके, ज़िद तो तुम्हारे खून में शामिल हो गई है। पता नहीं इतनी ढीठ क्यों हो गई हो, हमेशा अपनी मनवाती हो। गुल गुस्सा होते आगे बढ़ी। क्योंकि मैं जानती हूँ नरम दिलों को कोई भी तोड़ सकता है, और मुझे गुल नहीं बनना जिसे दुनिया आराम से डरा कर चुप करवा दे। मुंह बसोरते दिलजिस ने कहा तो गुल ने पलट कर उसे देखा। बाज़ दफ़ा टूट जाने में ज़्यादा ताकत होती है। प्लीज़ गुल, आज मुझे अपना मूड नहीं ख़राब करना। ओके, चुपचाप यहीं खड़ी रहो, मैं आती हूँ। दिलजिस को रुकने का ऑर्डर देकर गुल चली गई। गुल आइसक्रीम वाले की तरफ बढ़ गई थी। दिलजिस वहाँ खड़े होकर उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। इर्द गिर्द का जायज़ा लेते वो बहुत खुश हो रही थी। ये मालूम जब्बा जाने इतना हसीन क्यों है, और रात के वक्त जब चांद की मध्यम रोशनी जब उन पहाड़ों पर पड़ती है तो ये मज़ीद प्यारे लगने लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे मालूम जब्बा में पैदा किया। दिलजिस ने गुल को देखा जो आइसक्रीम वाले से भाव ताव कर रही थी। उफ, ये गुल भी ना। दिलजिस ने मुस्कुराकर सर झटका, फिर दूसरी तरफ देखा। सामने से कोई चलता हुआ आ रहा था। एक लम्हे को दिलजिस की आंखें चमकी। नीले रंग की शर्ट जिसके कफ फोल्ड किए हुए थे, वाइट पैंट जिसके नीचे से पैंचे ज़रा ज़रा से फोल्ड कर रखे थे, लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों पर महंगा तरीन चश्मा लगाए वो इस दुनिया से बेनियाज लग रहा था। और ये भी सच था, वो बस इस दुनिया से बेनियाज लगता था। दर हकीकत तो वो इस दुनिया से एक पल के लिए भी बेनियाज नहीं होता था। वाओ, सो हैंडसम। हाथ मुंह पे रखते दिलजिस ने उसके हैंड चेन को देखा, फिर फ़ौरन नज़र चुराई कि कहीं गुल देख ना ले। फिर वो लंबा लेक्चर देगी कि नामहरम मर्दों को ऐसे नहीं देखते, वैसे नहीं देखते। फिर ये क्या, वो आदमी तो गुल के पास ही जा रहा था। शक्ल से तो अमीर लगता है, तो क्या ये इस रेड़ी वाले से आइसक्रीम लेगा? नहीं नहीं यार, इमेज नहीं ख़राब करवाना अपना प्लीज़। दिलजिस दिल ही दिल में उससे हम कलाम थी। गुल ने दोनों हाथों से एक एक कौन पकड़ी और वापस मुड़ी। इससे पहले कि वो दिलजिस की तरफ बढ़ती, जब नुमान कियानी ने उसके बढ़े हुए कदम के आगे अपना पैर रखा और गुल को झटका लगा। दोनों हाथ हवा में बुलंद हुए और फिर वो एक ही पल में उस आदमी के कदमों में जा गिरी। दोनों हाथों में पकड़ी आइसक्रीम कोन हवा में उछलती हुई जाने कहाँ कहाँ गिरी। दिलजिस का मुंह खुला और उसने दोनों हाथ मुंह के आगे रखे। ये होता है दूसरों के काम में टांग अड़ाना। सारा मूड ही ख़राब कर दिया। दिलजिस बुरी तरह बदमज़ा हुई थी। वो गुल की तरफ बढ़ी। आइसक्रीम ख़राब हो गई। वो यूं बोला जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा उसे उस आइसक्रीम के ज़ाया होने का दुख हुआ था। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ा। महंगे चमकते जूते गीली ज़मीन पर थे जिन पर गुल की नज़र टिकी थी। मिस गुले सहर, एक पते की बात बताऊं? उसने आसपास खड़े चंद लोगों को देखा जिनमें एक वो बच्ची थी जो उसे कड़े तेवरों से घूर रही थी। फिर उसने सर झटका और ज़मीन पर पड़ी गुल को देखा। जिन्हें उड़ने की चाह हो उन्हें ज़मीन पर रेंगना ज़ेब नहीं देता। मुझे अफसोस है, ख्वाब इतने बड़े और उड़ान इतनी छोटी कि एक ही झटके में ज़मीन बोस। गुल ने बामुश्किल थूक निकला। आंसू निकल कर गालों पे बहने लगे थे और आंखें सुर्ख होने लगी थीं। अब नुमान कियानी वापस मुड़ा और इर्द गिर्द किसी को तलाश किया। शायद वो यहाँ किसी से मिलने आया था जो उसे दिखाई ना दिया। उसने कदम वापस मोड़े जब उसके सामने दिलजिस ने अपना पैर किया और वो जो शाहाना चाल के साथ वहाँ से जाने वाला था मुंह के बल गुल के सामने गिरा, यूं कि अब वो दोनों आमने सामने थे और उनके दरमियान दिलजिस खड़ी थी। ज़मीन पे रेंगने वाले तुम जैसे कीड़ों को ज़ेब नहीं देता कि उड़ने की चाह करें। नुमान कियानी हैरत ज़दा ही तो रह गया था। आखिर उसके साथ हुआ क्या था? या तो तुम मुझे जानती नहीं हो या तुम वाकई मुझे नहीं जानती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? जानती हो कौन हूँ मैं? वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। गुल की सांस हलक में अटकी। उफ, ये दिलजिस। उसे दिलजिस की फिक्र लाहक हुई। वो अब जल्दी से उठकर अपनी बच्ची की तरफ बढ़ी। वो शख्स बहुत छोटा होता है जिसे अपनी पहचान का हवाला देना पड़े। कौन हो तुम? दिलजिस ने बड़े सुकून से बाजू सीने पर लपेटते कहा। मैं नुमान कियानी हूँ। तुम तो? मैं दिलजिस हैदर हूँ। अब नुमान कियानी के सामने कोई पहली दफ़ा ऐसे खड़ा था। उसे आज एक एक की याद आई। दिलजिस, चलो यहाँ से। गुल ने दिलजिस का हाथ ज़ोर से पकड़ा। अरे गुल, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर रुको, अभी तारुफ हुआ है, ज़रा पहचान तो बनने दो। दिलजिस ने अपना हाथ छुड़वाते साफ इनकार किया। हर बात पे ज़िद करना ज़रूरी होता है? मैंने कहा ना चलो।
गुल को गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। अरे मिस गुल, आपने तो बड़े खतरनाक लोग पाल रखे हैं। देखो, मैं तो डर ही गया। नुमान की मजाक उड़ाने पर गुल ने इधर उधर देखते हाथ मसले। तुम हमें आइसक्रीम लेकर दो। दिलजीत सीधा नुमान कियानी से मुखातिब हुई। गुल ने मुंह खोलकर उसे देखा। मैं? नुमान कियानी ने बेयकीनी से अपनी तरफ देखा, इशारा किया। हाँ तुम्हारी वजह से मेरी आइसक्रीम गिरी, तुम्हारी वजह से मेरा अच्छा खासा मूड खराब हो गया, सो तुम ही लेकर आओ आइसक्रीम। दिलजीत गुल दबी आवाज़ में चीखी। ओके, एक शर्त पे दूंगा। ओह हेलो मिस्टर, हम कोई आपके गुलाम नहीं जो आपके हुक्म आपकी शर्तें माने। हमारी आइसक्रीम दो और अपनी राह चलो। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तुम और तुम्हारी बातें, आज से हम दोस्त। बोलो मंजूर है। उसने अपने लंबे बालों को झटका दिया और मुस्कुराया। इससे पहले कि दिलचस्प कुछ कहती, गुल उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। इस बार कोई झगड़ा नहीं करेंगे आप राइटर साहिबा। क्या हुआ, डर गई? नुमान की आने की आवाज़ आई थी। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि दिलजीत हैदर की माँ को डरा सके, वो भी दिलजीत हैदर के सामने। झगड़ा करना है तुम्हें? आओ, तैयार हूँ मैं। दिलजीत ने वापस मुड़ते बाकायदा बाजू ऊपर चढ़ाए, लेकिन गुल बिना मुड़े, बिना कोई जवाब दिए उसे घसीटते हुए वहाँ से ले गई। दिलजीत का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ड्रॉप अ क्यूट कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।